हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ऐसे ही कहानी सबसे पहले सुनने के लिए पीके नॉवल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और आप लोग को कोई भी सवाल पूछना हो तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टोरी नेम इज सीक्रेट मिलियनेयर मिस्टीरियस मार्शल आर्टिस्ट। एपिसोड 41 गोली चला दी। गोली चला दी। कृष्णा डिनर करने के बाद अनाया को उसके हॉस्टल छोड़ देता है। पलक अनाया से पूछती है कि वो इतनी महंगी ड्रेस कहाँ से लाए। पलक की बात सुनकर अनाया किसी सोच में पड़ गई। उसे भी ध्यान आ रहा था कि पलक सच ही कह रही है। उसने किसी भी तरह के ऐसे कार्ड के बारे में कभी नहीं सुना जिसमें इतना ऑफर मिलता हो। इसका मतलब ये सारी ड्रेसेस कृष्णा ने जानबूझकर खरीदी। अनाया ने कहा, जी हाँ, कृष्णा तेरे लिए ये सारी ड्रेस खरीदना चाहता था। पलक ने कहा। पलक की बात सुनकर अनाया को भी अब सारी बातें समझ आने लगी। उसके मन में भी यह सवाल आ रहा था कि आखिर कृष्णा है कौन। आज देहरादून के सबसे बड़े और यूनिक मॉल ने उसे 80% डिस्काउंट दिया। देहरादून के सबसे महंगे होटल में वो डेली खाना खाता है। ये दोनों ही जगह ऐसी है जहां एक साधारण अमीर व्यक्ति भी साल में एक आध बार ही जा पाता होगा। अब अनाया को भी कृष्णा की आइडेंटिटी पर शक होने लगा था। उसने देखा था कि जब वो पहली बार आरजी मॉल में गई थी तब स्टाफ के किसी भी व्यक्ति ने किसी भी कस्टमर को पर्सनली अटेंड नहीं किया था, लेकिन उन्हें मॉल की हेड पर्सनली अटेंड कर रही थी। कृष्णा को वहां देखकर सारा स्टाफ घबराया हुआ था। सभी कृष्णा को बेस्ट से बेस्ट सर्विस देने की कोशिश कर रहे थे। एक स्टाफ पूरे टाइम जूस लेकर उनके साथ चल रहा था। मॉल की हेड ने पर्सनली उन्हें ड्रेस दिखाए। उसके बाद बिलिंग काउंटर पर भी मैनेजर ने उसे कहा कि उसके कार्ड पर डिस्काउंट एप्लीकेबल है। मॉल की हेड उन्हें कार तक छोड़ने खुद आई थी। उसके बाद जब वो होटल गए तो वहां भी उन्हें मैनेजर ने खुद अटेंड किया। इसका मतलब वो सारे लोग कृष्णा को पहले से जानते थे। अनाया के दिमाग में ये सारी बातें घूम रही थी। उसे इतना तो यकीन हो गया था कि कृष्णा कोई पावरफुल इंसान है। अचानक उसे याद आया कि कृष्णा ने उसे आज बताया भी था कि वो एक फाइटर है। हो सकता है मॉल की हेड और होटल का मैनेजर जानते हो कि कृष्णा एक फाइटर है और कृष्णा ने कभी उनकी हेल्प की हो। वो तो वैसे भी सबकी हेल्प करता है। उसने दिशान को भी तो गुंडों से बचाया था। हाँ, ऐसा ही होगा। ये सब सोचकर अनाया फिर स्माइल करने लगी। उसने अपनी ड्रेसेस कबर्ड में रखी और टहलने के लिए बालकनी में चली गई। वो आज के दिन को हमेशा के लिए याद रखना चाहती थी। उसने आज तक इतना स्पेशल कभी फील नहीं किया जितना कृष्णा ने उसे आज फील करवाया। उसने कुछ सोचा और कृष्णा को एक मैसेज टाइप किया, आज का दिन मेरे लिए सच में बहुत स्पेशल था, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, और कृष्णा को भेज दिया। वहीं कृष्णा अनाया को हॉस्टल ड्रॉप करके सीधा डाक हाउस के लिए चला गया। उसने सोच लिया था कि वो आज विकास शर्मा का चैप्टर क्लोज कर देगा। कृष्णा जैसे ही वहां पहुंचा बाहर गार्ड ने कृष्णा को रोक दिया। मुझे विकास से मिलना है, कृष्णा ने कड़क आवाज में कहा। तुम अंदर नहीं जा सकते, यहाँ सिटीजन अलाउ नहीं है, गार्ड ने आंखें बड़ी करते हुए कहा। कृष्णा समझ गया कि वो यहाँ ऐसे ही अंदर नहीं जा सकता। उसने गार्ड के कंधे के ऊपर हल्का सा हथेली से वार किया जिससे वो बेहोश हो गया। इसी तरह सभी गार्ड्स को बेहोश करते हुए कृष्णा अंदर पहुंच गया। अंदर जब कृष्णा ने देखा तो वो हैरान हो गया। वहां गैम्बलिंग फाइट चल रही थी। सभी एलीट लोग वहां फाइटर पर पैसे लगा रहे थे। कृष्णा थोड़ा आगे बढ़ा तो वहां कसिनो पर कुछ अमीर लोग जुआ खेल रहे थे। कोई वहां ड्रिंक कर रहा था। कृष्णा थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसे वहां बड़े घरों के लड़के लड़कियां क्लब में डांस करते दिखे। कृष्णा ने जब ध्यान से देखा तो उसे एक कोने में टेबल पर विकास बैठा दिखाई दिया। कृष्णा सीधा विकास के पास गया। विकास टेबल पर बैठकर अपने आदमियों से बात कर रहा था। उसी वक्त उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। वो कृष्णा था जो ठीक उसके सामने खड़ा था। विकास भी इस वक्त अपने आदमियों के साथ कृष्णा को ही मारने की प्लानिंग कर रहा था। कृष्णा को देखकर वो एकदम खड़ा हो गया। तुम यहाँ कैसे आए? विकास ने कृष्णा से कहा। गेट से, कृष्णा ने स्माइल करते हुए कहा। अच्छा हुआ तुम खुद ही यहाँ आ गए, अगर तुम यहाँ मर भी गए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, विकास ने हंसते हुए कहा। अच्छा ऐसा है क्या, चलो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो, कृष्णा ने कहा। उसके चेहरे पर अभी भी स्माइल थी। विकास ने अपने आदमियों से कहा और वो सभी कृष्णा पर टूट पड़े। ये सब देखकर वहां भगदड़ मच गई। सारे लोग एक तरफ जाकर खड़े हो गए और देखने लगे। कृष्णा ने कुछ ही मिनट में उन सारे आदमियों को जमीन पर गिरा दिया था। ये देखकर विकास घबरा गया। उसने अपनी जेब से गन निकाली और कृष्णा पर तान दी। अब देखता हूं कि तुम कैसे जिंदा जाओगे यहां से, विकास ने हंसते हुए कहा। कृष्णा स्माइल करते हुए विकास की तरफ आगे बढ़ा। उसे आगे बढ़ता देख विकास ने फायर कर दिया। वहां गोली की तेज आवाज सुनकर सभी लोगों ने अपने आंख और कान बंद कर लिए थे। उन्हें लगा था कि विकास ने कृष्णा को जान से मार दिया है, लेकिन जब कुछ सेकंड बाद उन्होंने आंखें खोली तो वो हैरान थे।
इस वक्त गन कृष्णा के हाथ में थी और वो विकास की तरफ गन तानकर खड़ा था। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। खुद विकास को भी समझ नहीं आया कि अभी अभी यहाँ क्या हुआ। कृष्णा की स्पीड इतनी तेज थी कि आम इंसान उसे कभी ट्रेस नहीं कर सकता था। उसने गोली से खुद को बचा लिया और तुरंत गन विकास से छीनकर अपने हाथ में ले ली। अब क्या लगता है तुम्हें, मरने की बारी मेरी है या तुम्हारी? कृष्णा ने स्माइल करते हुए कहा। क्या कृष्णा अब विकास को मार देगा? क्या विकास को कोई बचाने आएगा? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 42 डार्क हाउस का गेट तोड़ दिया। डार्क हाउस का गेट तोड़ दिया। आन्या कृष्णा को आज के लिए थैंक यू लिखकर मैसेज करती है। कृष्णा डार्क हाउस में पहुंच जाता है। कृष्णा गन विकास से छीनकर अपने हाथ में ले लेता है। दद देखो तत्तू, तुम मुझे ऐसे नहीं मार सकते। तुम भी यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। तुम मेरे भैया को जानते नहीं हो, विकास ने घबराते हुए कहा। उसे अपनी मौत अपने सामने खड़ी दिख रही थी। भीड़ में से किसी ने राज शर्मा को फोन करके बता दिया था कि यहाँ क्या हो रहा है। राज भी डार्क हाउस के लिए निकल गया था। तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारे भाई से भी मिल लूंगा, तुम चिंता मत करो, कृष्णा ने कहा। वो सच में विकास को मारना नहीं चाहता था, वो बस विकास के घमंड को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था। कृष्णा के ये कहते ही विकास बहुत डर गया। वो डर के मारे कांप रहा था। वो अपने घुटनों पर बैठकर रोने लगा। वो कृष्णा से अपनी जान की भीख मांग रहा था। वहां खड़े सारे लोग विकास को ऐसे देखकर बहुत हैरान थे। देहरादून की सबसे पावरफुल फैमिली का बेटा किसी से अपनी जान की भीख मांग रहा था। किसी ने भी विकास को पहले ऐसे नहीं देखा था। स्टॉप इट, पीछे से किसी की आवाज़ आई। ये राज शर्मा था। वो यहाँ की सिचुएशन जानकर समझ गया था कि कृष्णा कोई मामूली आदमी नहीं है, इसीलिए वो सीधा अंदर आ गया था। कृष्णा ने पीछे मुड़कर देखा। एक ब्लैक कलर के बिजनेस सूट में राज अपने आदमियों के साथ खड़ा था। राज ने अपने आदमियों से विकास को संभालने के लिए कहा, जो इस समय बुरी तरह कांप रहा था। सुनिए, मेरे भाई से जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, राज ने कृष्णा से कहा। वो यहाँ की सिचुएशन देखकर समझ गया था कि कृष्णा कोई पावरफुल फाइटर है और उससे उलझने में कोई फायदा नहीं है। आप इसके भाई हैं, कृष्णा ने स्माइल करते हुए कहा। उसने बंदूक वहीं फेंक दी और राज की तरफ आगे बढ़ गया। आप जानते हैं आपका भाई दिन दहाड़े गुंडागर्दी करता है। उसके आदमियों के कारण आम लोगों को कितनी परेशानी होती है। इसने 2 बार मुझ पर भी अटैक करवाया, कृष्णा ने कड़क आवाज में राज से कहा। कृष्णा की इतनी रौबदार आवाज़ सुनकर राज को यकीन हो गया कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है। उसने कहा, मैं इसे समझा दूंगा कि अपनी हद में रहे और किसी को बिना बात के परेशान ना करें। सुल्तान के लोगों ने भी कृष्णा को डार्क हाउस में जाते देख लिया था और उन्होंने सुल्तान को इस बारे में बता दिया था। सुल्तान जानता था कि वहाँ कोई भी कृष्णा की आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानता है, इसलिए वो होटल से तुरंत डार्क हाउस के लिए निकल गया। उसने जॉनी को भी वहाँ पहुँचने के लिए कह दिया था। मिस्टर शर्मा, ताकत का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी भी इंसान पर इसका गलत प्रयोग करें, कृष्णा ने राज की आंख में आंख डालते हुए कहा। उसी वक्त 3 गाड़ियां गेट तोड़ते हुए डार्क हाउस के अंदर दाखिल हुए और सीधा वहां जाकर रुकी जहां कृष्णा और राज थे। गेट के टूटने से बहुत तेज आवाज हुई जिसके कारण सभी का ध्यान उस ओर गया। बीच वाली गाड़ी में से सुल्तान तेजी से बाहर निकला। बाकी गाड़ियों में से सुल्तान का जूनियर जॉनी और उसके आदमी निकले। सुल्तान दौड़ता हुआ कृष्णा के पास आया और उसके सामने सिर झुकाते हुए कहा, यंग मास्टर, आप यहाँ? कुछ काम था तो आप मुझे कह देते, आपको परेशान होने की क्या जरूरत थी? सुल्तान ने बहुत रिस्पेक्टफुल्ली कहा था। डोंट वरी सुल्तान, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो, कृष्णा ने स्माइल करते हुए कहा। वो सुल्तान की स्थिति समझ सकता था। मैनेजर सुल्तान, आप इन्हें जानते हैं, राज ने कहा। सुल्तान के मुंह से यंग मास्टर सुनकर राज समझ गया था कि कृष्णा किसी बहुत पावरफुल फैमिली से है, क्योंकि वो सुल्तान का स्टेटस अच्छे से जानता था। मिस्टर शर्मा, यहाँ क्या हुआ है? सुल्तान ने राज की तरफ घूरते हुए देखा। मैनेजर सुल्तान, मैं भी यहाँ अभी ही पहुँचा हूँ, राज ने कहा। सुल्तान ने वहाँ आसपास देखा तो वहाँ बहुत सारे गार्ड जमीन पर गिरे पड़े थे। उसे समझ आ गया कि कृष्णा ने उन सबको मारा है। वो बहुत रिस्पेक्ट के साथ कृष्णा से बोला, यंग मास्टर, क्या अब हम यहाँ से चल सकते हैं? हाँ, वैसे भी मेरा काम हो गया है तो यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है, चलो यहाँ से, कृष्णा ने कहा और वो आगे बढ़ गया। कृष्णा ने जब जॉनी की तरफ देखा जो सिर झुकाए खड़ा था तो उसने सुल्तान से पूछा, ये कौन है सुल्तान? यंग मास्टर, ये जॉनी है, मेरा जूनियर, सुल्तान ने कहा। ओह हाँ, तुमने इसके बारे में पहले बताया था, कृष्णा ने कहा। जी यंग मास्टर, सुल्तान ने कहा। कृष्णा सुल्तान की कार की तरफ आगे बढ़ गया। जॉनी ने कृष्णा के लिए कार का गेट खोला। कृष्णा ने पीछे मुड़कर कहा, मिस्टर शर्मा, आई होप आप मेरी बात के बारे में सोचेंगे और अपने भाई को समझाएंगे। जी यंग मास्टर, मैं समझ गया, राज ने कहा।
राज की तरफ स्माइल से देखते हुए कृष्णा कार के अंदर बैठ गया। सुल्तान ने भी राज को सी यू कहा और वो भी कार में जाकर बैठ गया और वो सभी वहां से निकल गए। सुल्तान ने कृष्णा को उसकी कार तक ड्रॉप कर दिया और वो सभी कृष्णा के वहां से जाने के बाद अपने अपने वापस चले गए। कृष्णा जैसे ही घर पहुंचा वो फ्रेश होकर अपने बेड पर बैठा ही था कि उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। कृष्णा ने फ़ोन उठाया तो अनाया का मैसेज देखकर वो खुश हो गया। अनाया ने लिखा था, आज का दिन मेरे लिए सच में बहुत स्पेशल था, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। क्या जवाब देगा कृष्णा अनाया के मैसेज का? क्या अब कृष्णा और अनाया की स्टोरी आगे बढ़ सकेगी? क्या राज कृष्णा के लिए कोई समस्या खड़ी करेगा? एपिसोड 43 फर्स्ट लव चैट। फर्स्ट लव चैट। कृष्णा विकास को बुरी तरह डरा देता है। राज कृष्णा से माफ़ी मांगता है। सुल्तान मेन गेट को तोड़ देता है। घर पहुंचने के बाद कृष्णा को अनाया का मैसेज दिखता है। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए, मैंने इतना अच्छा पहले कभी फील नहीं किया। कृष्णा ने तुरंत रिप्लाई किया। हाँ। अनाया को हंसी आ गई। मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ और आप हंस रही है। कृष्णा ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। अनाया ने कहा, वैसे आपके चेहरे पर हंसी ही अच्छी लगती है। कृष्णा ने कहा। वो अनाया की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया। कृष्णा की बात सुनकर अनाया शर्मा गई। वो मन में सोचने लगी, ये सच कह रहा है या केवल ऐसे ही। सॉरी, शायद मैंने कुछ गलत कह दिया। कृष्णा ने कहा। उसे लगा कि शायद अनाया को उसकी तारीफ करना अच्छा नहीं लगा। नहीं ऐसा नहीं है, बस मुझे अपनी ही तारीफ सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है। अनाया ने कहा, लेकिन मैं तो पूरा दिन आपकी तारीफ कर सकता हूँ। कृष्णा ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। कृष्णा जल्द से जल्द अनाया के दिल की बात जानना चाहता था। मुझमें इतनी भी कोई अच्छाई नहीं है जितना आप कह रहे हैं। अनाया ने कहा। वो भी अब पीछे नहीं हटना चाहती थी। वो भी जानना चाहती थी कि कृष्णा उसके बारे में क्या सोचता है। आपकी हॉबीज क्या है? कृष्णा ने पूछा। क्यों? अनाया ने चौंकते हुए कहा। वो सोच रही थी कि कृष्णा उसकी हॉबी जानकर क्या करना चाहता है। क्यों, मैं नहीं जान सकता क्या? कृष्णा ने कहा। मुझे म्यूजिक सबसे ज़्यादा पसंद है। अनाया ने कहा। और आपको सॉन्ग सुनना पसंद है? कृष्णा ने कहा। नहीं, म्यूजिक लाइक गिटार, पियानो, वायलिन। अनाया ने कहा। और आपको वायलिन पर सबसे ज़्यादा कौन सी धुन पसंद है? कृष्णा ने कहा। लव बर्ड्स। अनाया ने कहा। क्या आप वायलिन बजाना जानते हैं? अनाया ने कहा। बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत बजा लेता हूँ। कृष्णा ने कहा। कृष्णा ने बहुत पहले ही वायलिन बजाना सीख लिया था। जब भी ग्रैंड मास्टर त्रिलोचन जी प्रताप के साथ कहीं बाहर जाते थे तो कृष्णा पास के कस्बे में एक म्यूजिक स्कूल में चला जाता था। वहाँ उसने बहुत अच्छा वायलिन बजाना सीखा था। अच्छा, तो आप वायलिन भी बजाते हैं? अनाया ने कहा। नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत। कृष्णा ने कहा। ठीक है, फिर कल कॉलेज में मिलते हैं। अनाया ने कहा। ठीक है, कृष्णा ने कहा, और दोनों ने फ़ोन रख दिया। विकास को उसका भाई राज घर ले गया। विकास की हालत इस वक्त बहुत बुरी थी। वो अभी भी कांप रहा था। राज ने विकास को उसके रूम में पहुंचाया और अपने आदमियों को कृष्णा के बारे में पता करने को कहा। अगले दिन राज को उसके आदमी ने बताया कि कृष्णा के बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता है। वो माउंट कॉलेज में पढ़ता है, इसके अलावा कॉलेज में भी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्रिंसिपल भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता है। राज शर्मा देहरादून का बड़ा नाम था। माउंट कॉलेज के प्रिंसिपल से किसी की इन्फॉर्मेशन निकालना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन प्रिंसिपल तो खुद ही नहीं जानता था कि कृष्णा कौन है, तो वो राज को क्या बताता। राज कुछ दिनों तक कृष्णा के बारे में पता लगाने में जुट गया। उसे इतना तो यकीन हो गया था कि कृष्णा किसी बहुत पावरफुल फैमिली से है। राज के लोगों ने सुल्तान के लोगों से भी कृष्णा के बारे में पता करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाया था। विकास भी अपनी उस दिन की बेइज्जती के बाद कुछ दिनों से कॉलेज नहीं गया था। उसे राज ने सख्त शब्दों में बता दिया था कि वो कृष्णा से दूर ही रहे। राज शर्मा पावरफुल आदमी था, इसलिए उसके लोगों ने डार्क हाउस वाली बात को वहीं दबा दिया था। राज नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली की इमेज खराब हो। बहुत दिनों के बाद विकास कॉलेज गया। वहाँ उसके साथियों ने उससे पूछा कि वो इतने दिन से कहाँ था। मैं अपने एक रिलेटिव के यहाँ गया था, विकास ने उन्हें बताया। यार विकास, वो कृष्णा तो कॉलेज में बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। कॉलेज की लड़कियां उससे मिलने के लिए पागल हो रही है, विकास के एक दोस्त ने कहा। ध्यान से सुनो, हमें किसी भी तरह कृष्णा को कभी ऑफेंड नहीं करना है। वो जो करता है हमें उससे दूर ही रहना है। समझ गए तुम सभी? विकास ने कड़े शब्दों में अपने दोस्तों को कह। वो समझ गया था कि अगर अब उसने किसी भी तरह से कृष्णा को ऑफेंड किया तो वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ठीक है विकास, हम ध्यान रखेंगे। विकास के दोस्त विकास से आगे नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत उसकी बात मान ली। और सुनो, हो सके तो कृष्णा को खुश करने की कोशिश करना।
विकास ने कहा। उसने सोचा अगर वो कृष्णा से अपने रिलेशन ठीक कर लेगा तो उसका भाई बहुत खुश होगा। ठीक है, विकास के सभी साथियों ने कहा। कुछ ही महीनों में कृष्णा माउंट कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का बन गया था। कृष्णा की पर्सनैलिटी और उसका ऑरा ही ऐसा था कि कोई भी लड़की एक ही नज़र में उसे अपना दिल दे बैठती थी। आयुष इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था। कृष्णा के पहले वो कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का था, लेकिन कृष्णा के आने के बाद कोई भी लड़की केवल कृष्णा की ही बात करती थी। उसे सबसे ज़्यादा जलन तो इस बात से होती थी कि कॉलेज की सबसे ब्रिलियंट और खूबसूरत लड़की जो कभी उसकी तरफ देखती भी नहीं थी वो कृष्णा से बात करती थी। विकास की फैमिली और आयुष की फैमिली दोनों देहरादून की पावरफुल फैमिली थी। शर्मा फैमिली तो कृष्णा को कभी ऑफेंड नहीं करना चाहती थी, लेकिन नाहर फैमिली अभी तक कृष्णा की पावर से अनजान थी। क्या आयुष कृष्णा के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी करेगा? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 44 कृष्णा को चैलेंज। अनाया और कृष्णा के बीच पहली चैट होती है। विकास कॉलेज आकर अपने दोस्तों को बताता है कि उन्हें कृष्णा से दूर रहना है। आयुष को कृष्णा से जलन होती है। कुछ ही दिनों में माउंट कॉलेज में स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली थी। इसी की जानकारी देने के लिए प्रिंसिपल सर ने सभी स्टूडेंट्स को कॉलेज के मेन कॉरिडोर में बुलाया था। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि इस साल स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बहुत सारी नई एक्टिविटी भी ऐड की गई है, प्रिंसिपल ने कहा। प्रिंसिपल की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स क्यूरियस होकर उन्हें देखने लगे। इस बार स्पोर्ट्स में कार रेसिंग, घुड़सवारी और माउंट लिफ्टिंग को भी ऐड किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तीनों की बहुत खतरनाक है, इसलिए आप सभी सोच समझकर ही इसमें पार्टिसिपेट करना, प्रिंसिपल ने सभी को बताया। नई एक्टिविटी का पता चलते ही पूरे कॉरिडोर में एक्साइटमेंट के कारण शोर होने लगा। बहुत मजा आएगा, इस तरह की बातों से कॉरिडोर गूंजने लगा। प्रिंसिपल ने सभी को शांत होने का इशारा किया और आगे कहा, अब हम स्पोर्ट्स मंथ की डेट डिक्लेयर कर रहे हैं। ये सुनते पूरे कॉरिडोर में शांति हो गई। आज से ठीक 10 दिन के बाद अगले 1 महीने तक स्पोर्ट्स मंथ डिक्लेयर किया जा रहा है। मैं आप सभी को बता दूं, इस पीरियड में केवल बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होने पर ही छुट्टी मिलेगी। सभी स्टूडेंट्स को किसी न किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना अनिवार्य है। इसके नंबर भी आपके फाइनल एग्जाम में काउंट होंगे। आज से कंपटीशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, प्रिंसिपल ने सभी को बताया और वहां से चले गए। कंपटीशन की तारीख सुनकर अधिकांश स्टूडेंट्स बहुत खुश हो गए। कुछ ऐसे भी थे जो इस टाइम में छुट्टी मनाने के बारे में सोच रहे थे, उनके चेहरे पर थोड़ी उदासी थी। लेकिन प्रिंसिपल ने हर स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी किया था, इसलिए सभी अपने अपने ग्रुप में उन एक्टिविटी के बारे बात करने लगे जिसमें वे पार्ट ले सकते थे। अटेंशन प्लीज, स्टेज से एक स्टूडेंट की आवाज़ के साथ सभी स्टूडेंट्स का ध्यान स्टेज की तरफ चला गया। अरे ये क्या कहने वाला है, किसी स्टूडेंट ने कहा। आयुष के ग्रुप के एक स्टूडेंट ने स्टेज पर जाकर माइक उठाया और सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवाया। उसका नाम ऋषि था। मैं सभी के सामने कृष्णा को म्यूजिक कंपटीशन के लिए चैलेंज करता हूँ। ऋषि ने ओपनली कृष्णा को चैलेंज कर दिया। वाह, सुपर इंटरेस्टिंग, जैसे शब्दों से वहां शोर होने लगा। सभी स्टूडेंट्स की नज़र अब कृष्णा की तरफ आकर रुक गई थी। कृष्णा, तुम इसका चैलेंज कभी एक्सेप्ट मत करना, ये म्यूजिक में कई बार अवार्ड जीत चुका है। ये आयुष का दोस्त है। इसके थ्रू आयुष केवल तुम्हें सबके सामने नीचा दिखाना चाहता है। दिशान ने चिंता भरे लहजे में कृष्णा से कहा। क्या हुआ कृष्णा, तुम डर गए क्या? ऋषि ने हंसते हुए कहा। कृष्णा के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने दिशान की तरफ स्माइल करके देखा और कहा, तुम फिक्र मत करो दिशान। इतना कहकर कृष्णा स्टेज की तरफ आगे बढ़ गया। कृष्णा ने स्माइल करते हुए ऋषि को देखा और उससे माइक लेकर सभी की तरफ देखते हुए कहा, ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड। कृष्णा के ये कहते ही पूरे कॉरिडोर में शोर मच गया। कुछ स्टूडेंट के कृष्णा के फेवर में चीयर कर रहे थे, वहीं कुछ ऋषि के फेवर में चीयर कर रहे थे। कृष्णा इतना कहकर स्टेज से नीचे उतर गया। वो कुछ ही दूर गया था कि तभी स्टेज पर एक और लड़का आया। उसने माइक में कहा, हे कृष्णा, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे साथ घुड़सवारी का कंपटीशन करो। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। ये लड़का भी आयुष का ही साथी था। आयुष ने ही उसे कृष्णा को चैलेंज करने के लिए भेजा था। नहीं, ये सही नहीं है। कृष्णा ने ऑलरेडी तुम्हारा एक चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। तुम कृष्णा को टारगेट कर रहे हो। दिशान भीड़ में से आगे आया और उसने उस लड़के से कहा, अरे कृष्णा तो कॉलेज का हीरो है, क्या उसे घुड़सवारी नहीं आती? उस लड़के ने कहा और वो हंसने लगा। कृष्णा ने दिशान से कहा, डोंट वरी दिशान, तुम परेशान ना हो। इतना कहकर कृष्णा ने उससे माइक लिया और उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अधिकांश स्टूडेंट्स कृष्णा की बात सुनकर हैरान थे। जिन दो लड़कों ने कृष्णा को चैलेंज किया था वो दोनों उन फील्ड में चैंपियन थे और कृष्णा ने उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। अनाया भी यही सोच रही थी कि कृष्णा के दिमाग में क्या चल रहा है। वो बस लगातार कृष्णा को ही देख रही थी।
अनाया तुझे क्या लगता है कृष्णा इन दोनों गेम्स में जीतेगा? मुझे तो नहीं लगता क्योंकि ये दोनों चैंपियन है, पलक ने कहा। अनाया ने उसे कुछ नहीं कहा, वो बस लगातार कृष्णा को ही देख रही थी। उसका दिल तो यही चाहता था कि कृष्णा ये दोनों कंपटीशन जीत जाए। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने गेम्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए चले गए। कृष्णा और दिशान भी पलक और अनाया के पास आ गए। कृष्णा तुम इन दोनों को जानते नहीं हो, ये केवल तुम्हें टारगेट कर रहे हैं। ये सब उस आयुष का ही किया हुआ है। दिशान कृष्णा के फैसले से बहुत चिंता में था। कॉम डाउन दिशान, ये केवल एक गेम ही तो है, अगर मैं हार भी गया तो क्या हो जाएगा? कृष्णा ने कहा। कृष्णा के मुंह से ये सुनकर दिशान उसे घूरने लगा। कृष्णा क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? तुम कॉलेज के स्टार हो, अगर तुम हार गए तो तुम्हारी रेप्यूटेशन। दिशान तुम भी ना, मैं कोई स्टार नहीं हूँ, ये केवल एक अफवाह है। मुझे स्टार बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम भी दूसरे लोगों की तरह क्यों बात कर रहे हो? कृष्णा ने कहा। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम इनसे संभल कर रहना, दिशान ने कहा। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा, कृष्णा ने स्माइल करते हुए कहा। अनाया अपने मन में यही सोच रही थी कि क्या सच में कृष्णा को हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो डांस कंपटीशन में पार्ट करूंगी। तुम किस गेम में रजिस्ट्रेशन करवाने वाली हो अनाया? पलक ने कहा। क्या कृष्णा कंपटीशन में जीत पाएगा? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 45 लवबर्ड। लवबर्ड कॉलेज में स्पोर्ट्स एक्टिविटी अनाउंस होती है। आयुष कृष्णा को टारगेट करने के लिए अपने दोस्तों से उसे चैलेंज करवाता है। कृष्णा दिशान से कहता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनाया और पलक आपस में बात करते हैं। नहीं, मैंने अभी इस बारे में सोचा नहीं है, अनाया ने कहा। यह अच्छा मौका है कृष्णा को इम्प्रेस करने का, पलक ने अनाया को छेड़ते हुए उसके कान में धीरे से कहा। शट अप पलक, अनाया ने भी उसे धीरे से कहा। दिशान तुमने क्या सोचा है? कृष्णा ने कहा। मैं सोच रहा हूं कि शतरंज में रजिस्ट्रेशन करवा लूं, दिशान ने कहा। ओह ये बहुत अच्छा रहेगा, वैसे भी तुम अच्छा शतरंज खेलते हो, कृष्णा ने कहा। ओह थैंक यू, दिशान ने हंसते हुए कहा। चलो फिर हम अपने अपने डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पूरी कर लेते हैं, पलक ने कहा और अनाया को खींचकर वहां से ले गई। क्या कर रही है पलक? अनाया ने कहा और उसके साथ साथ चली गई। उसने एक बार मुड़कर कृष्णा को देखा और चली गई। चलो हम भी रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, तुम्हारे पास तो बिना सोचे ही 2 गेम्स आ गए हैं, दिशान ने मजाक करते हुए कहा। कृष्णा ने भी स्माइल किया और वो दोनों भी वहां से चले गए। देखते ही देखते दिन गुजर गए और स्पोर्ट्स मंथ स्टार्ट हो गया। सभी स्टूडेंट्स बहुत एंजॉय कर रहे थे। स्टूडेंट्स के साथ साथ सभी फैकल्टी भी बहुत मजे कर रही थी। विकास ने भी अपना रजिस्ट्रेशन घुड़सवारी के लिए करवा दिया था। वो जानता था कि आयुष कृष्णा के साथ कोई न कोई गड़बड़ तो जरूर करेगा। उसके पास कृष्णा को खुश करने का अच्छा मौका था। वो खुद भी घुड़सवारी का चैंपियन था। कृष्णा ने अपने घर पर रखे अपने वोयलिन को निकालकर चेक किया। ये वही वोयलिन था जिससे कृष्णा ने वोयलिन बजाना सीखा था। कल म्यूजिक कॉम्पिटिशन का दिन था। कृष्णा सुबह रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल गया। उसने अपना वोयलिन साथ में रख लिया था। ऋषि भी वोयलिन बजाने में मास्टर था। यूट्यूब पर भी उसके काफ़ी सारे फॉलोअर थे जो उसके वोयलिन की धुनों के दीवाने थे। दिन भर म्यूजिक के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के कंपटीशन होने के बाद शाम को वोयलिन का कंपटीशन था। होस्ट के अनाउंस करते ही दोनों पार्टिसिपेट स्टेज पर आ गए। दोनों के हाथ में अपना अपना इंस्ट्रूमेंट था। स्टेज पर बीचों बीच एक चेयर लगी हुई थी जिस पर बैठकर आर्टिस्ट को इंस्ट्रूमेंट प्ले करना था। ऋषि कृष्णा के पास आया और उसने कहा, तुम चाहो तो पहले अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हो, क्योंकि बाद में मेरी परफॉर्मेंस देखने के बाद तुम अपनी परफॉर्मेंस देना ही नहीं चाहोगे। कृष्णा ने स्माइल करते हुए कहा, नहीं मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस देखना चाहूंगा। कृष्णा की बात सुनकर ऋषि बहुत घमंड से साथ स्टेज के बीच लगी चेयर पर जाकर बैठ गया और उसने अपना वोयलिन निकालकर ऑडियंस की तरफ दिखाया। आज के इस कंपटीशन के लिए कॉलेज का हर एक शख्स यहाँ दोनों की परफॉर्मेंस सुनने आया था। पूरे हाल में जगह जगह ऋषि के नाम से चीयर होने लगी। ये सब देखकर ऋषि का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और उसने अपने वोयलिन को पोजीशन में किया। ऋषि ने वोयलिन पर एक धुन बजाना शुरू की। वो बहुत ही रोमांटिक धुन बजा रहा था। सच में ऋषि बहुत अच्छा वोयलिन बजा रहा था। उसकी परफॉर्मेंस पर बहुत सारे लोग चीयर कर रहे थे। ऋषि की परफॉर्मेंस खत्म होते ही ऑडियंस में तालियां बजने लगी। लोग ऋषि को चीयर कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि ऋषि बहुत कमाल का वोयलिन बजाता है, मुझे नहीं लगता कि कृष्णा इतना अच्छा बजा पाएगा। ऐसा नहीं था कि कृष्णा को चाहने वालों की वहां कमी थी। ऑडियंस में आवाज आने लगी, कृष्णा कृष्णा। उनकी आवाज सुनकर कृष्णा स्टेज पर ऋषि के पास आया और उससे कहा, तुम अच्छा वोयलिन बजा लेते हो, तुम्हें वोयलिन का कोई नॉलेज भी है? ऋषि हंसते हुए बोला, तुम्हें पता भी है मैंने अभी कौन सी धुन बजाई है? हाँ, ऋषि ने कृष्णा का मजाक उड़ाते हुए कहा।
ऋषि ने जो धुन बजाई थी वो लव बर्ड थी। अनाया इस धुन को पहचान गई थी। उसे भी ऋषि की धुन अच्छी लगी थी। कृष्णा उस समय अनाया को ही देख रहा था। उस धुन के बजने के साथ साथ उसके चेहरे पर कृष्णा को चिंता भी दिखाई दे रही थी। वो समझ रहा था कि अनाया इस वक्त उसके लिए चिंता में है। कृष्णा ने अपना वोयलिन निकाला और चेयर पर बैठ गया। उसके बैठते ही ऋषि वहां से चला गया। कृष्णा के चाहने वाले कृष्णा कृष्णा करके उसे चीयर करने लगे। कृष्णा ने अपना सिर नीचे झुकाया हुआ था। उसने अपना सिर उठाकर अनाया की तरफ देखा। अनाया भी इस वक्त उसे ही देख रही थी। कृष्णा ने अनाया की आंखों में देखते हुए वोयलिन पर धुन बजाना शुरू किया। कृष्णा भी वही धुन बजा रहा था जो ऋषि ने बजाई थी, क्योंकि वो धुन अनाया की फेवरेट धुन थी। कृष्णा और अनाया एक दूसरे को ही देख रहे थे। कृष्णा ने लव बर्ड को बिल्कुल सही तरीके से वोयलिन पर उठाया था। इस धुन को कृष्णा उसके ओरिजिनल वर्जन में प्ले कर रहा था। कुछ ही देर में पूरे ऑडिटोरियम में कृष्णा ने एक समां बांध दिया। वहां बैठा हर कोई कृष्णा की धुन के बहाव में बहता जा रहा था। आज से पहले किसी ने भी ऐसा वोयलिन नहीं सुना था जिसमें उन्हें होश ही ना रहा हो। अनाया और कृष्णा दोनों की नज़र एक दूसरे से मिली हुई थी। कृष्णा अपने दिल की गहराइयों से अनाया के लिए अपनी फीलिंग्स इस धुन के माध्यम से प्रकट कर रहा था। म्यूजिक को समझने वाले शायद ये समझ सकते कि कृष्णा रियल में अपने प्यार के लिए ये धुन प्ले कर रहा था। सच भी यही था। आज कृष्णा सच में अनाया के सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा था। जैसे ही कृष्णा ने अपना प्ले खत्म किया, पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंजने लगा। कृष्णा कृष्णा के शोर से कोना कोना गूंजने लगा। कौन होगा इस कंपटीशन का विनर? क्या अनाया समझ पाएगी कि कृष्णा ने वोयलिन पर लव बर्ड किस लिए बजाया? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 46 प्यार का इजहार। प्यार का इजहार। ऋषि की बजाई धुन सुनकर अनाया को कृष्णा के लिए चिंता होती है। कृष्णा जैसे ही अपना प्ले स्टार्ट करता है तो ऑडिटोरियम का माहौल बदल जाता है। सभी कृष्णा के लिए तालियां बजाते हैं। कई सारे लोगों ने कृष्णा के प्ले का वीडियो भी यूट्यूब पर लाइव कर दिया था। थोड़ी ही देर में लाखों लोग कृष्णा की परफॉर्मेंस देख रहे थे। वहां बैठे जजेस को अब शायद ये बताने की जरूरत भी नहीं लगी कि इस कंपटीशन का विनर कौन है। लोगों की तालियों के शोर से अनाया और कृष्णा का आइंग कॉन्टेस्ट टूटा। उन दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। अनाया तो अभी भी कृष्णा की धुन को फील कर रही थी। कृष्णा ने सच में इस प्ले के थ्रू अपना दिल अनाया के सामने निकाल कर रख दिया था। वो बहुत शांत आंखें बंद करके वहीं चेयर पर बैठ हुआ था। कृष्णा वी लव यू, कृष्णा दी स्टार ऑफ माउंट कॉलेज, इसी तरह के अलग अलग कमेंट कृष्णा के लिए ऑडिटोरियम में गूंजने लगे। एक लड़की ने तो कहा, काश कृष्णा ने ये धुन मेरे लिए प्ले की होती। उस लड़की की बात सुनकर पलक ने अनाया की तरफ देखा, लेकिन वो तो इस समय भी चेयर पर पीछे की तरफ अपना सिर टिकाकर बस आंख बंद करके बैठी थी। उसे तो अभी भी ऐसा ही लग रहा था जैसे कृष्णा अभी भी वोयलिन प्ले कर रहा हो। अनाया, सभी जाने लग गए हैं, चलो, पलक ने अनाया को कहा। लेकिन अनाया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब पलक ने देखा कि अनाया की आंखों से आंसू बाहर आ रहा है तो वो अपने मन ही मन सोचने लगी, माय गॉड, ये तो सचमुच कृष्णा से कितना प्यार करती है। उसने रुमाल से अनाया के गाल से आंसू को साफ किया और अनाया को हल्का सा पुश किया। अनाया उठो, अब यहाँ केवल हम दोनों ही बचे हैं। पुश करने के कारण अनाया भी होश में आई। उसने आसपास देखा तो उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। पलक भी घूरकर उसे ही देख रही थी। उसने कहा, चलो हम भी चलते हैं। कहाँ चलते हैं? तू पहले अपना फेस तो आईने में देख। तुझे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तू किसी और दुनिया में चली गई थी। पलक ने कहा। पलक, क्या कुछ भी बोल रही है? वो तो मैं बस, इतना कहकर अनाया चुप हो गई। क्या बस अनाया, तू उससे इतना प्यार करती है और तुझे तो ये भी नहीं पता है कि वो तुझसे प्यार करता है भी या नहीं? पलक ने कहा। नहीं पलक, मैं जान गई हूँ कृष्णा भी मुझसे प्यार करता है। अनाया ने कहा। क्या? लेकिन कब उसने तुझे खुद बताया क्या? पलक ने कहा। आज जो धुन कृष्णा ने प्ले की है वो उसे दिल से प्ले कर रहा था। ऐसा वही कर सकता है जिसके दिल में किसी के लिए बेइंतहा प्यार हो। अनाया ने कहा। तेरा मतलब है कि कृष्णा ने आज वो धुन तेरे लिए प्ले की है? पलक ने कहा। शायद, अनाया ने कहा। उसके चेहरे पर यह सोचकर स्माइल आ गई। चलो अब नहीं तो हमें नाइट कॉलेज में ही रुकना पड़ेगी, पलक ने कहा और वो दोनों बाहर निकल गए। दिशान भी उन्हें बाहर मिल गया। पलक ने उससे पूछा, कृष्णा कहाँ है? क्या वो चला गया? वो एक्चुअली कृष्णा जल्दी में कॉलेज से निकल गया। वो इतनी जल्दी में था कि मैं उससे कुछ पूछ भी नहीं पाया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो थोड़ा इमोशनल था, दिशान ने कहा। दिशान की बात सुनकर पलक ने अनाया के कान में धीरे से कहा, शायद तू सच कह रही थी। कृष्णा इस सिचुएशन में तेरे सामने नहीं आना चाहता होगा। अनाया ने कुछ नहीं कहा, उसने बस स्माइल कर दिया। दिशान उन दोनों को उनके हॉस्टल ड्रॉप करने के लिए लेकर निकल गया। अनाया पूरे रास्ते केवल कृष्णा के बारे में ही सोच रही थी।
कृष्णा की आज की परफॉर्मेंस ने उसे कृष्णा के दिल की फीलिंग्स बता दी। हॉस्टल पहुंचकर अनाया ने फ्रेश होकर चेंज किया और अपने बेड पर आकर लेट गई। यार, अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो फिर एक दूसरे को बता क्यों नहीं देते? पलक ने कहा। शायद कल ये भी हो जाएगा, अनाया ने कहा। कल अनाया का भी कंपटीशन था। उसने सिंगिंग में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। अनाया को बचपन से ही सिंगिंग का बहुत शौक था। आज कृष्णा ने जिस अंदाज में उसे अपने दिल की बात कही है, वो भी उसे वैसे ही अपने दिल की बात कहना चाहती थी। अनाया ने सोच लिया था वो अब और इंतजार नहीं करेगी। जब उसे कृष्णा की फीलिंग्स पता चल गई है तो वो अपनी ओर से कोई देरी नहीं करना चाहती थी। अगली सुबह कृष्णा कॉलेज में दिखाई नहीं दे रहा था। पलक ने जब अनाया को इतना परेशान देखा तो उसने दिशान से कहा, दिशान तुम कृष्णा से पूछो ना कि वो अभी तक आया क्यों नहीं। मैंने कृष्णा से पूछा था कि वो कहाँ है, उसने केवल इतना कहा कि वो देर से आएगा और फ़ोन काट दिया, दिशान ने कहा। अनाया ये सुनकर बहुत उदास हो गई। 2 घंटे बाद उसकी परफॉर्मेंस है और अगर कृष्णा नहीं आया तो वो गाना ही नहीं गा पाएगी। समय निकलता गया और अनाया की परफॉर्मेंस का टाइम भी हो गया। स्टेज से होस्ट ने अनाया का नाम अनाउंस किया। ये सुनकर पलक ने अनाया से कहा, अनाया हो सकता है कृष्णा किसी जरूरी काम में फंस गया होगा। तेरा नाम अनाउंस हो रहा है, हमें चलना चाहिए। पलक की बात सुनकर अनाया ऑडिटोरियम में अंदर आ गई। वो स्टेज के पीछे जाकर खड़ी हो गई। उसके पैर आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। उसने आज केवल कृष्णा के सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए ही ये गाना तैयार किया था। होस्ट के बहुत बुलाने के बाद अनाया स्टेज पर आए और माइक हाथ में लेकर एंट्रेंस गेट की तरफ देखने लगी। अनाया ने 4-5 बार एंट्रेंस गेट की तरफ देखा लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। अनाया ने अब यह मान लिया था कि कृष्णा नहीं आएगा। कहाँ गया कृष्णा? क्या कृष्णा अनाया की परफॉर्मेंस नहीं देखना चाहता था? क्या आयुष ने कृष्णा के लिए कोई मुसीबत खड़ी कर दी थी? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 47 कसम से कृष्णा वोयलिन के माध्यम से अपने प्यार का इजहार करता है। अनाया भी सिंगिंग के माध्यम से कृष्णा को अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश करती है। अनाया सिंगिंग के लिए स्टेज पर आती है। अनाया माइक वापस रखने के लिए होस्ट की तरफ जाने के लिए मुड़ी, लेकिन जैसे ही एंट्रेंस गेट की तरफ से उसे किसी के होने की आहट हुई तो फिर से एंट्रेंस गेट की तरफ देखने लगी। अनाया का दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि कृष्णा नहीं आएगा। उसने एक बार फिर से उम्मीद भरी नज़रों से गेट की तरफ देखा। अब की बार वहां उसे कोई नजर आ रहा था। उसने जब ध्यान से देखा तो वो और कोई नहीं कृष्णा ही था। कृष्णा ने वही ड्रेस पहनी थी जो उसके लिए अनाया ने पसंद करी थी। वो उस ड्रेस में बहुत हैंडसम लग रहा था। उसका चेहरा हल्की रोशनी में बहुत चमक रहा था। उसके चेहरे एक शानदार स्माइल थी। वो इस वक्त बस अनाया को ही देख रहा था। कृष्णा को देखते ही अनाया ने अपनी सुरीली आवाज में अपना गाना शुरू किया। कसम की कसम है कसम से। अनाया ने अपनी आवाज में अपने दिल की सारी फीलिंग्स डाल दी थी। वो पूरी तरह गाने में डूब गई थी। कृष्णा भी उसकी आवाज के पीछे पीछे खींचा चला जा रहा था। कृष्णा एक एक कदम चलकर स्टेज के पास आता जा रहा था। गाना गाते हुए अनाया बहुत इमोशनल हो गई थी। अचानक उसका गला भर आया और उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। अनाया के गाने में सभी लोग खो गए थे। अनाया के अचानक चुप हो जाने से सभी का ध्यान अनाया की तरफ चल गया। तभी स्टेज के नीचे से एक आवाज ने उस गाने की आखिरी पंक्तियों को पूरा करते हुए गाना शुरू कर दिया। ये कृष्णा था। कृष्णा स्टेज से दूर खड़े खड़े ही अनाया के गाने को पूरा कर रहा था। अनाया को ऐसे इमोशनल देखकर वो भी अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। कुछ इशारों में तुमने हमसे ये जो कहा है, अब यकीन आ रहा है तुमको भी कुछ हुआ है। क्यों तुमको देखते हैं, क्या दिल में सोचते हैं? तुनफा जो उठ रहा है हम उसको रोकते हैं। कसम की कसम है कसम से, ये मिलन है सनम का सनम से। अब ये प्यार ना होगा फिर हमसे। कृष्णा के साथ ऑडिटोरियम के सारे लोग गाने की लाइन गाने लगे। इस वक्त ऑडिटोरियम का माहौल बहुत खुशनुमा हो गया था। हर कोई कृष्णा और अनाया के प्यार की गवाही दे रहा था। ये देखकर अनाया ने भी गाने को खत्म करते हुए कहा, कसम की कसम है कसम से, हमको प्यार ही सिर्फ तुमसे। अनाया की आंखों में कृष्णा के लिए प्यार हर किसी को दिखाई दे रहा था। कृष्णा को भी अब समझ आ गया था कि अनाया उससे कितना प्यार करती है और उसने आज अपने प्यार का इजहार इतने लोगों के सामने किया है। कृष्णा ने अनाया के सामने अपने दोनों हाथ खोल दिए। ये देखकर अनाया भी खुद को रोक नहीं पाए और दौड़कर कृष्णा की बाहों में समा गई। यह नज़ारा देखकर बहुत सारे लोगों की आंखें भर आई। ऑडिटोरियम में कृष्णा और अनाया के लिए शोर गूंजने लगा। बेस्ट कपल, मेड फॉर इच अदर, हीर और रांझा। सभी लोग अलग अलग तरह से उन्हें चीयर करने लगे। सबसे ज्यादा अगर कोई खुश था वो दिशान और पलक थे। उन्होंने ऐसा कपल पहली बार देखा था जो इतने लोगों के सामने अपने प्यार का इजहार कर सके। कृष्णा और शनाया अभी तक एक दूसरे की बाहों में ही खोए हुए थे।
तभी होस्ट ने अनाउंस किया, द विनर इज अनाया। ये सुनकर कृष्णा और अनाया होश में आए और एक दूसरे से अलग हुए। वो दोनों एक साथ बहुत क्यूट लग रहे थे। उन्हें ऐसे देखकर होस्ट ने कहा, अनाया एंड कृष्णा, वी आर हैप्पी टू सी यू एज अ कपल, आवर ब्लेसिंग्स फॉर योर न्यू जर्नी ऑफ लव। ये सुनकर अनाया शर्मा गई और वो दौड़कर स्टेज के पीछे चली गई। अनाया भागते हुए गार्डन में चली गई और वहां लगी एक टेबल पर जाकर बैठ गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अभी क्या हुआ था। कल तक वो केवल यही सोच रही थी कि वो कैसे कृष्णा को अपनी फीलिंग्स बताएगी, और आज वो और कृष्णा एक साथ थे। अनाया को ये सब एक सपना जैसा लग रहा था। उसे बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग हो रही थी। वो खुशी से झूमना चाहती थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए थे। तभी अनाया को वहां किसी के होने का आभास हुआ। अनाया ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कृष्णा खड़ा था। कृष्णा इस समय बहुत प्यार से अनाया को देखकर स्माइल कर रहा था। वो धीरे धीरे चलकर उसके पास आया। उसने बहुत प्यार से अनाया के गालों से आंसू पोंछे। अनाया की आंखें बिल्कुल मोतियों की तरह चमक रही थी। कृष्णा को अपने पास देखकर अनाया फिर से उसके गले लग गई। कृष्णा ने भी उसे अपनी बाहों में समा लिया। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे थे। अनाया बस कृष्णा की बाहों में समा जाना चाहती थी। उसे इस वक्त बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसे ऐसे देखकर कृष्णा ने उसे कसकर अपनी बाहों में कस लिया। कृष्णा ने ऐसे ही उसे गले लगाए हुए कहा, अनाया आप खुश है ना? अनाया की आंखों से बहते आंसू से कृष्णा की शर्ट भीगने लगी थी। उसे यह फील हो रहा था। उसने आगे कहा, क्या आप खुश नहीं है? ये सुनकर अनाया ने उसके सीने पर से अपना चेहरा हटाया और वो कृष्णा को देखने लगी। कृष्णा ने फिर से उसके आंसुओं को साफ किया और कहा, आप रो क्यों रही है अनाया? क्या आप खुश नहीं है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अपनी फीलिंग्स आपको बता पाऊंगी। अनाया ने कहा, अगर आप नहीं भी बताती तब भी मैं आपसे इतना ही प्यार करता और हमेशा आपका इंतजार करता। कृष्णा ने कहा, और अगर मैं कभी बता ही नहीं पाती तो? अनाया ने कहा, तो मैं ऐसे ही दोस्त बनकर पूरी जिंदगी आपका इंतजार करता। कृष्णा ने कहा, क्या अब बिना रुकावट के कृष्णा और अनाया की लव स्टोरी आगे बढ़ेगी? क्या रायजादा फैमिली अनाया को एक्सेप्ट करेगी? सुनिए। लवली कपल। लवली कपल। अनाया एक सॉन्ग के माध्यम से कृष्णा को अपनी फीलिंग बताती है। अनाया इमोशनल हो जाती है। कृष्णा अनाया के सॉन्ग को कंप्लीट करता है। कृष्णा कहता है कि वो जीवन भर अनाया का वेट करता। ये सुनकर अनाया की आंखों से एक बार फिर आंसू छलक गया। ये देखकर कृष्णा ने आंसू पोंछते हुए कहा, बस अनाया, अगर आप ऐसे ही रोती रहोगी तो मैं भी रोना शुरू कर दूंगा। हाँ, ये सुनकर अनाया की हंसी निकल गई। उसने कृष्णा से अलग होकर अपने रुमाल से अपना चेहरा ठीक किया। अब ठीक है ना? अनाया ने कहा। कृष्णा ने अनाया के बाल जो चेहरे पर आ रहे थे उन्हें अपनी उंगली से उसके कान के पीछे किया और कहा, हाँ अब ठीक है। ये देखकर अनाया शर्मा गई और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और अपने हाथों से ढक लिया। कृष्णा ने भी अनाया ऐसे ही पीछे से अपनी बाहों में ले लिया। उसने धीरे से अनाया के कान के पास कहा, आई लव यू अनाया, क्या आप मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? ये सुनकर अनाया का दिल पिघल गया। उसने अपने भरे हुए गले से कहा, कृष्णा, आज से पहले मैंने यह एहसास कभी फील नहीं किया है। सच में आप कभी मुझसे दूर तो नहीं होंगे ना? अनाया, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं अपनी आखिरी सांस तक आपको खुद से कभी दूर नहीं होने दूंगा। इस दुनिया की कोई ताकत हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। कृष्णा ने कहा। आई लव यू टू कृष्णा, अनाया ने कहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल बिल्कुल हल्का हो गया था। ओहो, माउंट कॉलेज का सबसे पॉपुलर कपल, अरे पूरे कॉलेज में केवल तुम दोनों की ही बातें हो रही है, दिशान ने कहा। वो पलक के साथ यहीं आ रहा था। उसकी बात सुनकर कृष्णा और अनाया तुरंत एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन कृष्णा ने फिर अनाया का हाथ पकड़ लिया और उसकी तरफ स्माइल करके देखने लगा। अनाया को भी ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे अब कृष्णा उसे यह कह रहा था कि वो उसका हाथ अब कभी नहीं छोड़ेगा। सच में यार पलक, और मैं बहुत खुश है, दिशान ने कहा। कृष्णा उसे स्माइल करके देखने लगा। पलक अनाया का हाथ पकड़कर उसे कुछ देर ले गई। उसने अनाया को छेड़ते हुए कहा, ओहो अनाया, शेरगिल की लव स्टोरी तो सचमुच बहुत रोमांटिक है यार। काश दिशान भी मुझे ऐसे पूरे कॉलेज के सामने प्रपोज करता। पलक की बात सुनकर अनाया ने उसे कुछ नहीं कहा। वो प्यार भरी नजरों से कृष्णा को देखने लगी। कृष्णा भी भले बात दिशान से कर रहा था, लेकिन वो बीच बीच में अनाया को ही देख रहा था। अरे अब तो वो तेरा ही है, वो कहीं भागकर थोड़े ही जा रहा है जो उसे ऐसे देख रही है, पलक ने कहा। पलक की बात सुनकर अनाया ने पलक की तरफ देखा और फिर कृष्णा की ओर देखते हुए कहा, ओहो पलक, मुझे आज ही तो मेरा प्यार मिला है और तू मुझे उसे देखने भी नहीं दे रही है। जरा देखना आज कृष्णा कितना हैंडसम लग रहा है। मुझे तो कृष्णा कुछ अलग नहीं दिख रहा, पलक ने कहा। मुझे लगता है कृष्णा आज तुम्हें और अनाया को साथ में वक्त बिताना चाहिए, इसलिए हम निकलते हैं, दिशान ने कहा।
और उसने पलक को आवाज़ लगाकर चलने का इशारा किया। दिशान के कहते ही पलक भी समझ गई और उसने अनाया के कान में धीरे से कहा, हैव फन, और वो वहाँ से दिशान के साथ निकल गई। कृष्णा अनाया के पास आया और उससे कहा, अब तो हम एक ऑफिशियल डेट पर चल सकते हैं ना? अनाया ने अपनी गर्दन नीचे कर ली और शर्माते हुए कहा, हाँ। तो फिर चले, कृष्णा ने कहा और अनाया का हाथ पकड़ लिया। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से पार्किंग की तरफ निकल गए। अनाया के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी और वो बहुत कॉन्फिडेंट भी लग रही थी। सारे कॉलेज की लड़कियां जो उसे कृष्णा के साथ चलते देख रही थी उन्हें उससे बहुत जलन हो रही थी। वहीं कुछ लड़कियां आपस में कह रही थी कि ये दोनों एक साथ कितने प्यारे लगते हैं ना। कृष्णा और अनाया जब अपनी कार के पास पहुंचे तो उसी वक्त वहां विकास आ गया। वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। उसने बहुत पोलाइट होते हुए उनसे कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर कृष्णा एंड मिस अनाया। उसे ऐसे देखकर कृष्णा ने स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखा, वहीं अनाया ने उसे कुछ नहीं कहा। कृष्णा ने विकास से कहा, थैंक यू विकास, और वो दोनों कार में बैठकर वहां से निकल गए। विकास के लिए तो कृष्णा का ये रिप्लाई भी बहुत बड़ी बात थी। वो भी मन ही मन खुश हो गया और वहां से चला गया। कार में बैठकर कृष्णा ने अनाया से कहा, अनाया आप कहाँ जाना चाहती है? जहां भी तुम मुझे ले जाना चाहो, अनाया ने कहा। अनाया के मुंह से तुम सुनकर कृष्णा को बहुत अपना सा लगा। उसने स्माइल करते हुए कहा, मैं आपको आज एक अलग जगह लेकर चलता हूं। अनाया ने कृष्णा को कोई जवाब नहीं दिया। कृष्णा को समझ नहीं आया। उसने कहा, अनाया आप सुन रही है ना? अनाया ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। कृष्णा ने कुछ सोचा और फिर उसने कहा, अनाया तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अब की बार अनाया के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने कृष्णा की ओर बहुत खुशी के साथ देखा। उसे इस बात की खुशी थी कि कृष्णा अब उसकी खामोशी को भी समझने लगा है। कृष्णा और अनाया के बीच का रिश्ता अब आपसे तुम पर आ चुका था। उन दोनों को ही इस बात की खुशी थी। कृष्णा अनाया को लेकर उसकी सबसे पसंदीदा जगह पर लेकर जा रहा था। शहर से बाहर निकलने पर अनाया के मन में क्यूरियोसिटी होने लगी कि कृष्णा आखिर उसे कहाँ लेकर जा रहा है। कृष्णा ने भी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को पढ़ लिया था। उसने कहा, अनाया मैं हमारे रिश्ते की शुरुआत सच से करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जहाँ के हर कोने में केवल सच ही सच है। कहाँ ले जाएगा कृष्णा अनाया को, सुनिए अगले एपिसोड में। कृष्णा की रियलिटी। कृष्णा और अनाया एक दूसरे को हग करके खड़े रहते हैं। दिशान आकर उन्हें विश करता है। कृष्णा और अनाया कॉलेज से बाहर निकलते हैं। थोड़ी देर में कृष्णा ने जंगल के पास एक कच्चे रास्ते के साइड में अपनी कार खड़ी कर दी और वो कार से बाहर आ गया। कृष्णा अनाया को अपने गुरुजी के आश्रम ले जाना चाहता था। वो वहां उसे अपनी लाइफ की सारी सच्चाई बताना चाहता था। कृष्णा ने अनाया की साइड का गेट खोलकर उसे कार से बाहर निकलने के लिए कहा, आओ अनाया, हमें यहाँ से कुछ दूर चलकर जाना पड़ेगा। अनाया भी जल्दी से निकल गई और उसके साथ चलने लगी। कृष्णा जानता था कि अनाया इतनी दूर चलकर नहीं जा पाएगी, इसलिए थोड़ी दूर जाते ही कृष्णा ने अनाया को अपनी गोद में उठा लिया। अनाया को वो रात याद आ गई जब कृष्णा ने उसे भेड़ियों से बचाया था। वो बहुत आराम से कृष्णा की गोद में थी। थोड़ी ही देर में वो आश्रम तक पहुंच गए। वहां पहुंचते ही कृष्णा ने अनाया को गोद से नीचे उतार दिया। वहां नज़ारा देखकर अनाया कृष्णा को बहुत क्यूरियोसिटी के साथ देखने लगी। उसे वहां एक अलग ही तरह की एनर्जी फील हो रही थी। कृष्णा भी उसके मन की बात समझ सकता था। उसने कहा, अनाया ये मेरे गुरुजी का आश्रम है। तुम्हारे गुरुजी? अनाया ने कहा। वो बहुत हैरान थी। अनाया मेरी जिंदगी के बारे में तुम कुछ नहीं जानती हो, आज मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताना चाहता हूँ। कृष्णा की बात सुनकर अनाया कृष्णा को बहुत ध्यान से देखने लगी। वो सच में ही कृष्णा के बारे में कुछ भी तो नहीं जानती थी। कृष्णा ने अनाया का हाथ पकड़ा और उसे आश्रम के अंदर ले गया। उसने अनाया को अपने गुरुजी की तस्वीर दिखाई और उनके सामने प्रणाम किया। फिर वो अनाया को लेकर बाहर गार्डन में आ गया और वहां एक जगह पर बैठ गया। अनाया भी उसके पास ही बैठ गई। अनाया, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। कृष्णा ने कहा। क्या मार्शल आर्टिस्ट? अनाया ने हैरानी से कहा। हाँ अनाया, मैंने यहीं अपने गुरुजी से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली है। कृष्णा ने कहा। फिर उसने अनाया को बताया कि उसके गुरुजी कितने महान थे। अनाया सब कुछ बहुत ध्यान से सुन रही थी। कृष्णा ने आगे कहा, अनाया क्या तुम मेरा पूरा नाम जानती हो? अनाया भी जानना चाहती थी कि कृष्णा कौन है। उसने तो कोशिश भी की थी लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। अनाया कृष्णा की आंखों में देख रही थी। मेरा पूरा नाम कृष्णा रायजादा है। कृष्णा ने कहा। कृष्णा रायजादा? अनाया ने अपने मन में कहा। वो लगातार कृष्णा की तरफ ही देख रही थी। अनाया, मैं एशिया की सबसे पावरफुल फैमिली रायजादा फैमिली का इकलौता बेटा हूँ और फैमिली का सक्सेसर भी। क्या? अनाया ने चौंकते हुए पूछा। अब अनाया को समझ आ रहा था कि उस दिन मॉल और होटल में क्या हुआ था।
उसने कहा, कृष्णा फिर तुम यहाँ देहरादून क्यों आए? तुम्हारे लिए अनाया, कृष्णा ने कहा। क्या मेरे लिए? अनाया ने कहा। मैंने इसी जंगल में तुम्हें पहली बार देखा था जब तुम अपने दोस्तों के साथ यहाँ कैंपिंग करने आई थी। मैं तब यहीं अपनी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहा था। उस समय तुम्हें देखते ही मेरे दिल में तुम्हारी सूरत बस गई थी। मैंने यही सोचकर देहरादून के कॉलेज में एडमिशन लिया था ताकि हो सकता है तुम मुझे कहीं ना कहीं मिल जाओ। मैं तभी से केवल तुमसे प्यार करता था अनाया। कृष्णा ने सारी बात अनाया को बता दी। कृष्णा की बात सुनकर अनाया किसी सोच में खो गई। उसे ऐसा देखकर कृष्णा को चिंता होने लगी। उसने अनाया से कहा, अनाया प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं बस तुमसे प्यार करता था। नहीं कृष्णा, मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रही हूँ। मैं तो यही सोच रही थी कि तुम मुझे बिना जाने भी मुझसे प्यार करते रहे। अगर मैं तुम्हारे लायक नहीं होती तो तुम क्या करते कृष्णा? अनाया ने कहा। मैंने तुमसे बिना किसी कंडीशन के प्यार किया है अनाया, तुम जैसी भी होती मेरे प्यार में कोई फर्क नहीं आता। कृष्णा ने कहा। मैं सच में बहुत लकी हूँ जो तुम मुझे मिले कृष्णा, लेकिन मैं तुम्हारी फैमिली को पसंद नहीं आई तो? अनाया ने कहा। तुम हर तरह से परफेक्ट हो अनाया, मुझे विश्वास है कि मेरी फैमिली को भी तुम बहुत पसंद आओगी। कृष्णा ने कहा। लेकिन मेरी फैमिली का स्टेटस रायजादा फैमिली के कंपैरिजन में बहुत मामूली है कृष्णा, अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने हमारे रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं किया तो? अनाया ने कहा। अनाया तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मेरे पेरेंट्स बिल्कुल ऐसे नहीं है जो स्टेटस देखकर किसी को पसंद करे। कृष्णा ने कहा। फिर कृष्णा ने अपनी फैमिली की पूरी हिस्ट्री अनाया को बताई। उसने बताया कैसे उसकी दोनों मॉम उसे बहुत प्यार करती है। उसके डैड के लिए भी स्टेटस कभी मायने नहीं रखता। कृष्णा, अगर मेरे दादू ने हमारे रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं किया तो? अनाया ने कहा। अभी हम इस बारे में कुछ भी बात नहीं करेंगे अनाया, जब समय आएगा तब देखेंगे। लेकिन कोई भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता अनाया, कृष्णा ने कहा और उसका हाथ पकड़ लिया। मैं भी अपनी आखिरी सांस तक बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ कृष्णा, अनाया ने कहा और अपना सिर कृष्णा के कंधे पर टिका दिया। अनाया, मैं हमेशा से अपना खुद का एम्पायर खड़ा करना चाहता हूँ। हालांकि मैं जानता हूं कि आगे चलकर पूरे रायजादा ग्रुप को हमें ही संभालना है, लेकिन फिर भी मैं अपना खुद का भी कुछ करना चाहता हूं, कृष्णा ने कहा। कृष्णा की यह बात सुनकर अनाया के मन में उसके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई। उसने आज तक अपनी फैमिली पर ऐश करने वाले लड़के देखे थे, लेकिन कृष्णा तो उसके पास दुनिया की हर चीज़ होने के बाद भी खुद का अलग बिजनेस खड़ा करने के बारे में सोच रहा था। फिर कुछ देर वहीं बातें करने के बाद वो दोनों वहां से निकल गए और अपनी कार के पास आ गए। कार में बैठकर वो वापस शहर की तरफ निकल गए। क्या अनाया अपनी फैमिली को अपने और कृष्णा के रिलेशन के बारे में बता पाएगी? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 50, रायजादा ग्रुप की मालकिन। रायजादा ग्रुप की मालकिन। कृष्णा अनाया को कहीं घुमाने के लिए कॉलेज से बाहर ले जाता है। वो सबसे पहले अनाया को अपने गुरुजी के आश्रम ले जाता है। अनाया अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मान रही थी। कृष्णा ही उसका सपनों का राजकुमार था। वो अब उसके साथ था हमेशा के लिए। कृष्णा डिनर के लिए अनाया को होटल ले गया। वहां जब सुल्तान ने उन्हें देखा तो वो तुरंत कृष्णा को ग्रीट करने के लिए आ गया। कृष्णा ने सुल्तान का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहा, अनाया ये सुल्तान है, ये इस होटल के मैनेजर है। ये देखकर अनाया ने सुल्तान को हेलो कहा। सुल्तान ने भी सिर झुकाकर अनाया को ग्रीट किया। वो इस बात से बहुत खुश था कि कृष्णा ने अपनी गर्लफ्रेंड से उसका इंट्रोडक्शन करवाया। अनाया भी कृष्णा के इस पोलाइट नेचर से बहुत अट्रैक्ट थी कि वो अपने से छोटे व्यक्ति को भी छोटा नहीं मानता था। सुल्तान जल्दी से कृष्णा और अनाया के लिए बेस्ट अरेंजमेंट करवाए। वो रायजादा ग्रुप की होने वाली मालकिन को बहुत स्पेशल फील करवाना चाहता था। कृष्णा भी सुल्तान के अरेंजमेंट देखकर बहुत इम्प्रेस हुआ। डिनर करने के बाद कृष्णा ने सुल्तान को आज की अरेंजमेंट के लिए थैंक यू कहा और होटल से निकल गया। अनाया, क्या तुम हमारा घर देखना चाहोगी? कृष्णा ने कहा। हाँ क्यों नहीं, अनाया ने कहा और वो कृष्णा के घर की तरफ निकल गए। रॉयल सोसाइटी देहरादून की सबसे पॉश सोसाइटी थी। वहाँ देहरादून की सबसे एलीट फैमिली के ही बंगले थे। वहाँ का नज़ारा देखकर अनाया हैरान रह गई। यहाँ का हर एक बंगला अपने आप में स्पेशल था। जब कृष्णा उसे अपने बंगले पर लेकर पहुंचा तो अनाया बस देखती रह गई। उसने पहले कभी भी इतना खूबसूरत बंगला नहीं देखा था। कृष्णा का बंगला सच में बहुत आलीशान और सुंदर था। कृष्णा ने शनाया को पूरा घर घुमाया। वो उसे ऐसे सब कुछ बता रहा था जैसे शादी करके उन दोनों को यहीं रहना था। अनाया को भी सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। पूरा देखने में काफ़ी टाइम हो गया था, इसलिए कृष्णा अब अनाया को उसके हॉस्टल छोड़ने के लिए निकल गया। रास्ते में कृष्णा ने कहा, अनाया मेरी रियल आइडेंटिटी बहुत कम लोग जानते हैं। उसकी बात सुनकर अनाया समझ गई कि वो क्या कहना चाहता है। अनाया ने कहा, डोंट वरी कृष्णा, मैं किसी से इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी। कृष्णा ने अनाया को उसके हॉस्टल ड्रॉप कर दिया।
अनाया आज इतनी खुश थी कि वो सारी दुनिया को बताना चाहती थी कि उसे उसका लाइफ पार्टनर मिल गया है। उसने अपने कपड़े चेंज किए और बेड पर बैठ गई। थोड़ी देर में पलक भी डिनर करके रूम में आ गई। वो अनाया से जानने के लिए एक्साइटेड थी कि आज कृष्णा ने उसे क्या क्या कहा। उसने कहा, अनाया तुम दोनों ने क्या क्या किया? कृष्णा ने मुझे अपना घर दिखाया और हमने साथ डिनर किया और बहुत सारी बातें की। अनाया ने पलक को बताया, कल तो कृष्णा का घुड़सवारी का कंपटीशन है ना, कल तो बहुत मजा आएगा। पलक ने कहा। अगली सुबह जल्दी सभी कॉलेज पहुंच गए। आज हॉर्स राइडिंग कंपटीशन का दिन था। आज कृष्णा और ऋषि के बीच हॉर्स राइडिंग होना थी। कृष्णा भी रेडी होकर ग्राउंड में पहुंच गया था। वहां कॉलेज की साइड से ही सभी को हॉर्स प्रोवाइड करवाए गए थे। होस्ट ने सभी पार्टिसिपेंट्स को उनके घोड़े पर बैठने का इशारा किया और उन्हें रूल्स बताए। सभी पार्टिसिपेंट्स को कॉलेज के पास वाले जंगल के रास्ते से होते हुए कॉलेज के दूसरी साइड बने ग्राउंड में पहुंचकर झंडा गाड़ना था। जो पहले उस जगह पर जगह गाड़ देता वो विनर होता। इस कंपटीशन का मेन अट्रैक्शन कृष्णा, ऋषि और विकास था। विकास हॉर्स राइडिंग में चैंपियन था, वहीं कृष्णा और ऋषि के बीच बेट लगी थी। बेट में जो हारता वो जीतने वाले के सामने घुटनों पर बैठकर पूरे कॉलेज के सामने माफी मांगता। आयुष ने ऋषि से यह बेट इसलिए रखवाई थी क्योंकि वो कृष्णा को पूरे कॉलेज के सामने नीचा दिखाना चाहता था। आयुष को तो यही लगता था कि कृष्णा को हॉर्स राइडिंग आती ही नहीं होगी। उस बेचारे को क्या पता था कि कृष्णा कौन है। होस्ट के रुमाल गिराते ही सभी पार्टिसिपेंट्स तेज गति से अपना घोड़ा दौड़ाते हुए निकल गए। कृष्णा ने जिस तरह से अपने घोड़े को आगे बढ़ाया था ये देखकर सभी हैरान थे। विकास और ऋषि तो प्रोफेशनल राइडर थे, इसलिए उनकी टेक्निक एक जैसी थी, लेकिन कृष्णा वो एक मार्शल आर्टिस्ट था। वो अपनी बॉडी की पावर से अपने घोड़े को कंट्रोल कर सकता था। वाह सुपर्ब, भीड़ में से किसी ने कृष्णा को देखकर कहा। कंपटीशन की लाइव कवरेज एक बड़ी स्क्रीन पर की जा रही थी। सभी देख रहे थे कि कृष्णा और बाकी राइडर्स में बहुत फर्क था। कुछ ही सेकंड में कृष्णा सबसे आगे निकल गया था। रास्ते में जब एक बड़ा पत्थर आया था तो बाकी सभी ने उसके साइड से अपना घोड़ा निकाला, जबकि कृष्णा ने अपने घोड़े को छलांग लगवा दी थी। अभी अभी कृष्णा ने क्या किया तुमने देखा? यार ये तो किसी प्रोफेशनल से भी बेहतर राइडर है। भीड़ में लोग कृष्णा को देखकर अलग अलग बातें करने लगे। अनाया, दिशान और पलक भी यह सब देख रहे थे। अनाया बहुत खुश थी कि कृष्णा इतना अच्छा हॉर्स राइडर है। मेरा राजकुमार तो सच में घोड़ा दौड़ाना जानता है। कमाल है यार, कृष्णा हॉर्स राइडिंग भी जानता है, पलक ने कहा। केवल जानता नहीं है, देखने से तो लगता है कि वो इसमें चैंपियन है। तुमने देखा नहीं, कृष्णा के अलावा विकास भी घोड़े को छलांग नहीं लगवा पाया, दिशान ने पलक को कहा। उन सभी की बात सुनकर अनाया का चेहरा खुशी से झूम रहा था। वहीं ये सब देखकर आयुष का दिमाग काम करना बंद पड़ गया था। उसे तो लगा था कि कृष्णा को ठीक से घोड़ा दौड़ाना भी नहीं आता होगा, लेकिन यहाँ तो वो घोड़े को अपने इशारों पर दौड़ा रहा था। क्या कृष्णा ये कंपटीशन जीतेगा या आयुष कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 51 रिकॉर्ड विक्ट्री। कृष्णा अनाया को होटल में डिनर के लिए ले जाता है। अगले दिन कृष्णा हॉर्स राइडिंग कंपटीशन में पार्ट लेता है। कृष्णा की घुड़सवारी देखकर सभी दंग रह जाते हैं। आयुष के अलावा विकास और ऋषि का भी यही हाल था। उन्होंने अपनी लाइफ में कभी कृष्णा जैसा कंट्रोल्ड राइडर नहीं देखा था। अब उनके और कृष्णा के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। कृष्णा हवा की रफ्तार से अपने घोड़े को दौड़ा रहा था। कुछ ही मिनट में कृष्णा ने फिनिशर पॉइंट पर झंडा लगा दिया। उसके पीछे विकास सेकंड रहा और फिर ऋषि थर्ड पर आया। विकास और ऋषि के बीच का गैप केवल 30 सेकंड था, वहीं विकास और कृष्णा के बीच का गैप 1 मिनट 25 सेकंड था। जब स्क्रीन पर यह आंकड़े दिखाए गए तो होस्ट ने चौंकते हुए माइक में कहा, ओह माय गॉड, दिस इज रिकॉर्ड विक्ट्री। कृष्णा ने अपना नाम भारत के हॉर्स राइडिंग वर्ल्ड की रिकॉर्ड बुक में दर्ज कर दिया था। 5 किलोमीटर के फेज में कृष्णा सबसे कम टाइम में रेस कंप्लीट करने वाला राइडर बन गया था। कृष्णा अपने चेहरे पर एक स्माइल के साथ ग्राउंड के बीच आ गया और घोड़े से नीचे उतर गया। कृष्णा के आते ही कुछ लड़कों ने उसे अपने कंधों पर उठा लिया। पूरा स्टेडियम कृष्णा के नाम से गूंज रहा था। कृष्णा ने एक बार फिर प्रूफ कर दिया था कि वो कॉलेज का स्टार बनना डिजर्व करता था। कृष्णा ने अनाया की तरफ देखा और उसे फ्लाइंग किस दे दिया। अनाया ने भी कृष्णा को रिटर्न किस दे दिया। तभी कृष्णा ने अपनी गहरी नज़र से ऋषि की तरफ देखा। ऋषि समझ गया था कि अब उसे क्या करना है। वो अपना सिर झुकाए धीरे धीरे चलते हुए कृष्णा के पास आ रहा था। वो अपनी नज़रें कृष्णा से नहीं मिला पा रहा था क्योंकि उसी ने कृष्णा को पूरे कॉलेज के सामने चैलेंज किया था। ऋषि कृष्णा के पास आया और उसने कृष्णा से कहा, सॉरी कृष्णा, और वो अपने घुटनों पर बैठने लगा। रुको, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कृष्णा ने ऋषि से कहा। उसकी बात सुनकर ऋषि उसे हैरानी से देखने लगा। स्टेडियम में बैठे सारे लोग इस वक्त हैरान थे, लेकिन अनाया वो ये देखकर बहुत खुश थी।
उसे अपने प्यार पर गर्व महसूस हो रहा था। कृष्णा ने ऋषि से कहा, तुम अगर एक अच्छे राइडर हो तो तुम्हें दूसरों को कमजोर मानकर उनका अपमान करने का अधिकार नहीं मिल जाता। कृष्णा की बात सुनकर ऋषि का अहंकार पूरी तरह से खत्म हो गया था। उसने कहा, सॉरी कृष्णा, तुम सच में एक बेहतर इंसान हो। तुम सच में माउंट कॉलेज के स्टार हो। एक बार फिर स्टेडियम में कृष्णा का नाम गूंजने लगा। सभी लोग कृष्णा के इस फैसले की तारीफ कर रहे थे। कृष्णा इज ग्रेट, दिशान ने खुश होते हुए कहा। वो दौड़कर गया और उसने कृष्णा को गले लगा लिया। कृष्णा आप तो हॉर्स राइडिंग में मास्टर है, विकास ने कहा। वो भी वहां खड़ा खड़ा ये सब देख रहा था। कृष्णा समझ रहा था कि कुछ दिनों से विकास उसकी तारीफ करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है। उसने भी विकास की तरफ स्माइल किया। कंपटीशन खत्म हो जाने के बाद सभी वहां से जाने लगे। कृष्णा और दिशान भी अनाया और पलक के पास आ गए। कृष्णा अनाया को स्माइल करते हुए देख रहा था। अनाया भी कृष्णा के पास आए और उसे हग करते हुए बोली, तुम सच में बहुत अच्छे राइडर हो। तुम्हारा दिल भी तुम्हारी तरह बहुत प्योर है। तुमने जो ऋषि के साथ किया मुझे अच्छा लगा। अनाया के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर कृष्णा भी खुश हो गया। कृष्णा और अनाया को ऐसे देखकर दिशान ने पलक से मजाक करते हुए कहा, पलक कभी तुम भी मुझे हक कर लिया करो, देखो अनाया से कुछ सीखो। तुम पहले सारे कॉलेज के सामने मुझे ऑफिशियल प्रपोज तो करो, पलक ने मुंह बनाते हुए कहा। उसकी यह बात सुनकर कृष्णा, अनाया और दिशान हंसने लगे। उन्हें देखकर पलक भी हंसने लगी। वो जानती थी कि दिशान उससे कितना प्यार करता है। वो बस अपनी फैमिली के कारण पलक को पब्लिकली सामने नहीं लाना चाहता। कॉलेज खत्म होते ही दिशान पहले अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता था, फिर वो अपनी फैमिली को पलक के बारे में बताना चाहता था। चलो आज हम सभी किसी होटल में लंच पर चलते हैं, कृष्णा ने कहा और वो सभी कॉलेज से निकल गए। दिशान की कार कृष्णा की कार के पीछे ही थी। कृष्णा ने तो अपनी कार सीधे होटल के अंदर जाने दी, लेकिन दिशान की कार को गार्ड ने होटल के बाहर ही रोक दिया। दिशान को कुछ समझ नहीं आया। उसने गार्ड से पूछा, आपने गेट क्यों बंद कर दिया? सॉरी सर, बिना पास के आप अंदर नहीं जा सकते, गार्ड ने कहा। हम कृष्णा के दोस्त हैं, पलक ने कहा। सॉरी मैम, यहाँ कृष्णा नाम का कोई स्टाफ नहीं है, गार्ड ने कहा। उसकी बात भी सही थी, पूरे होटल में किसी का नाम कृष्णा नहीं था। गार्ड को तो ये भी नहीं पता था कि जिस आदमी से उसका मैनेजर इतना डरता है उसका नाम कृष्णा है। दिशान बहुत देर तक अंदर नहीं आया तो कृष्णा समझ गया था कि गार्ड ने उसे रोक दिया है। वो अगर कृष्णा की कार रोक सकते हैं तो दिशान क्या है? कृष्णा ने दिशान को कॉल करके कहा, दिशान तुम गेट पर गार्ड को कहना कि तुम मेरे साथ हो, वो मेरी गाड़ी पहचानता है। ओके कृष्णा, दिशान ने कहा और तुरंत गार्ड से कहा, अभी अभी जो गाड़ी अंदर गई है हम उनके साथ ही यहाँ आए हैं। ये सुनकर गार्ड को वो दिन याद आ गया जब उसने कृष्णा की कार को रोक दिया था। उसने तुरंत गेट ओपन किया और दिशान से कहा, सॉरी सर, हमें माफ़ कर दीजिए। फिर कृष्णा उन सभी को लेकर अपने पर्सनल रूम में जाने के लिए लिफ्ट में ले गया। कृष्णा हमेशा शाम को ही होटल आता था, इसलिए सुल्तान उसके रूम को पहले ही रेडी करवा देता था, लेकिन आज तो वो दिन में आ गया था। अब क्या करेगा सुल्तान? क्या कृष्णा की उसके दोस्तों के सामने इंसल्ट होगी? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 52, दिशान का कार्ड। दिशान का कार्ड। कृष्णा बहुत बेहतरीन तरीके से घुड़सवारी करता है और कंपटीशन जीत जाता है। कृष्णा अनाया, दिशान और पलक को लेकर डिनर के लिए होटल लेकर आता है, लेकिन होटल में कृष्णा के लिए अरेंजमेंट नहीं थे। गार्ड ने जैसे ही अली को बताया कि सुल्तान सर के फ्रेंड आए हैं, अली घबरा गया। उसे पता था कि कृष्णा का रूम साफ नहीं होगा, इसलिए वो तुरंत रूम की तरफ भागा। आज सुल्तान होटल से बाहर था, इसलिए उसे ही आज कृष्णा को अटेंड करना था। अली ने आनन फानन पर अपने वॉकी टॉकी से वेटर रूम में इन्फॉर्म किया कि रूम नंबर 000 को इमीडिएट रेडी करो। यह अनाउंस सुनकर पूरे स्टाफ में भगदड़ मच गई। रूम नंबर 000 कृष्णा के रूम का नंबर था। सुल्तान ने पूरे स्टाफ को बता दिया था कि इस रूम को उन्हें हमेशा सबसे स्पेशल ट्रीटमेंट देना है। देखते ही देखते पूरा स्टाफ कृष्णा के लिए तैयारियां करने में लग गया। कृष्णा जब तक वहां पहुंचा, स्टाफ ने पूरा रूम रेडी कर दिया था। इतने सारे लोगों और अली को देखकर कृष्णा हैरान हो गया कि सब यहाँ क्या कर रहे हैं। मिस्टर कृष्णा, आपका रूम रेडी है, प्लीज आइए। अली आगे आया और उसने कहा। अनाया कृष्णा की रियलिटी जानती थी, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन दिशान और पलक जब से होटल आए थे तभी से बस कंफ्यूज ही थे। आज तक कभी वो इस होटल में नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने सुना था कि इस होटल में कोई भी ऐसे ही नहीं आ सकता। होटल में बुकिंग के लिए कई कई दिनों तक वेटिंग थी, लेकिन कृष्णा को तो ये सब ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे कृष्णा कोई बहुत बड़ा वीवीआईपी हो। दिशान और पलक ये सब देखकर हैरान थे कि होटल के बड़े बड़े अधिकारी उनके रूम को रेडी करवा रहे थे। वो रूम भी सबसे महंगा वाला था, जो केवल फॉरेन से आने वाले वीआईपी कस्टमर्स के लिए थे। दिशान के चेहरे के एक्सप्रेशन कृष्णा को समझ आ रहे थे। उसने कहा, दिशान तुम क्या सोच रहे हो?
कृष्णा, मुझे ये सब देखकर यकीन नहीं हो रहा है कि तुम जैसे दिख रहे हो वही हो। दिशान ने कहा। ऐसा कुछ नहीं है दिशान, बस मेरे डैड इस होटल के प्राइम मेंबर है, इसलिए ये सभी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। कृष्णा ने कहा। ओह, तो ये बात है। दिशान ने कहा। अनाया ये सब देखकर स्माइल करने लगी। वो यही सोच रही थी कि होटल के मालिक को कृष्णा होटल का मेंबर बता रहा है। हाँ, दिशान, तुम बताओ क्या ऑर्डर करना चाहते हो, जो भी चाहो बुलवा लेना, यहाँ मुझे अच्छा डिस्काउंट भी मिलता है। कृष्णा ने कहा। क्या सच में? यार कृष्णा, ये मेंबरशिप तो सच में कमाल की है यार। दिशान ने कहा। कृष्णा उसकी फीलिंग्स समझ रहा था। वो समझ रहा था कि दिशान भी पलक को ऐसे होटल में खाने के लिए लेकर आना चाहता था। उसने कुछ सोचा और बस स्माइल कर दिया। कोई नहीं जानता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने उन सभी से खाना ऑर्डर करने के लिए कहा और वो कुछ काम के लिए बाहर चला गया। कृष्णा ने अली से कहकर एक फेक कार्ड मंगवाने को कहा, क्योंकि इस होटल में तो कोई मेंबरशिप जैसा कुछ नहीं था। कृष्णा ने उस कार्ड पर होटल का लोगो लगाने को कहा। अब वो कार्ड सच में किसी मेंबरशिप कार्ड की तरह बन जाता। कृष्णा ने अली को कहा कि वो जाते टाइम इसे दिशान को दे दे। अली भी इतना समझदार तो था, वो तुरंत सारी बात समझ गया कि कृष्णा क्या करना चाहता था। उसने तुरंत कृष्णा को ग्रिड किया और उसके बताए हिसाब से कार्ड बनवाने के लिए दे दिया। सभी ने बहुत अच्छे से खाना खाया और वहां से निकलने के लिए रेडी हुए। तभी अली आया और उसने कृष्णा के बताए हिसाब से कार्ड निकाला और दिशान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हेलो सर, ये हमारे होटल का मेंबरशिप कार्ड है। ये आज के दिन इस लॉन्ज में आने वाले सभी कस्टमर्स के लिए एक कार्ड कॉम्प्लीमेंटरी है। इसमें आपको हमेशा होटल के बिल में 70% तक डिस्काउंट मिलेगा। क्या आप सच कह रहे हैं? लेकिन मैं ये कैसे ले सकता हूँ? मैं यहाँ कृष्णा के साथ आया हूँ, इसलिए ये कार्ड कृष्णा का है। आप कृष्णा को ही ये कार्ड दीजिए, दिशान ने कहा। दिशान की इस खुददारी को कृष्णा बहुत पसंद करता था। उसने कहा, दिशान, अगर ये तुम्हें मेंबरशिप कार्ड दे रहे हैं तो तुम्हें ले लेना चाहिए। रही बात मेरी, तो मेरे पास ऑलरेडी कार्ड है, इसलिए ये मेरे कोई काम नहीं आएगा। तुम ज़्यादा सोचो मत और ये कार्ड ले लो। ठीक है कृष्णा, अगर तुम कहते हो तो मैं ये ले लेता हूँ। दिशान ने अली को थैंक यू कहा और वो कार्ड ले लिया। कृष्णा को भी इस बात की खुशी थी कि दिशान ने वो कार्ड ले लिया। अब वो जब चाहे पलक को लेकर यहाँ आ सकता है। अली ने अपने सारे स्टाफ को उस कार्ड के बारे में बता दिया था ताकि दिशान को कोई दिक्कत ना हो। दिशान और पलक दिशान की कार से और कृष्णा अनाया को लेकर होटल से निकल गए। कार में बैठने के बाद अनाया कृष्णा को देखकर स्माइल करने लगी। वो जानती थी कि कृष्णा ने ये सब दिशान के लिए किया था। उसे अंदर से बहुत खुशी हो रही थी कि कृष्णा अपने दोस्तों की कितनी कद्र करता है। उसने कहा, तुमने सच में बहुत अच्छी एक्टिंग की है। अनाया की बात सुनकर कृष्णा स्माइल करने लगा। वो जानता था कि अनाया जैसी शार्प लड़की 1 मिनट में समझ सकती थी कि वो सब केवल एक ड्रामा था। अनाया, तुम्हें पता है तुम कितनी स्मार्ट हो, कृष्णा ने कहा। अब रहने भी दो कृष्णा, तुम्हें मेरी तारीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अनाया ने कहा और वो दोनों स्माइल करने लगे। इसी तरह मस्ती मजाक में कृष्णा और अनाया के दिन गुजरने लगे। दिन के साथ उनका प्यार भी गहरा होता जा रहा था। कृष्णा और अनाया का रिलेशन बहुत प्योर और सच्चा था। उन्होंने कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की थी। क्या होगा जब कृष्णा और अनाया की फैमिली को उनके रिलेशन के बारे में पता चलेगा? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 53 लास्ट ईयर कृष्णा और सभी होटल में खाना खाने जाते हैं। वहां कृष्णा सीक्रेटली दिशान को होटल का मेंबरशिप कार्ड दिलवाता है। कृष्णा और अनाया मस्ती मजाक करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। कृष्णा और अनाया अब अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में आ चुके थे। एक ओर जहां उन दोनों का प्यार बढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर कृष्णा की स्ट्रेंथ भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन सुबह जब कृष्णा अपनी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने के बाद मेडिटेट कर रहा था, तब उसे अपनी बॉडी में कुछ अलग फील हो रहा था। कृष्णा पिछले 3 साल से एक ही लेवल पर था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो अपने नेक्स्ट लेवल पर कब पहुंचेगा। कृष्णा ने समझने की कोशिश की कि ये बदलाव किस कारण हो रहा है। कृष्णा को आभास हुआ कि उसकी एनर्जी का लेवल बढ़ रहा है। उसकी ब्रीदिंग बहुत हाई हो गई थी। कृष्णा को समझ आ गया कि उसका लेवल इंक्रीज हो रहा है। कृष्णा अब मार्शल आर्ट मास्टर बनने की तरफ था। कृष्णा ने पूरे फोकस के साथ इस प्रोसेस को कंप्लीट किया। उसका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील हो रहा था। उसका चेहरा आग की तरह चमक रहा था। कृष्णा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और खड़ा हुआ। उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। कृष्णा ने यूजर आसमान की तरफ देखा और कहा, गुरुजी, मैंने कर दिया। कृष्णा अपने गुरुजी को बताना चाहता था कि वो मार्शल आर्ट मास्टर बन गया है। 24 साल की उम्र में इस लेवल को क्रॉस करने वाला कृष्णा पहला मार्शल आर्टिस्ट था। उसके सीनियर प्रताप ने भी इस लेवल को 27 की उम्र में क्रॉस किया था। कृष्णा इतना खुश था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी खुशी किसे बताए। उसने जल्दी से अपना निकाला और अनाया को फ़ोन किया। हेलो कृष्णा, कहाँ हो तुम?
अनाया ने कहा, अनाया मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। कृष्णा ने कहा, ठीक है तुम बताओ कहाँ मिलना है। अनाया ने कहा, तुम्हारे हॉस्टल के पास जो रेस्टोरेंट है मैं वहीं आता हूँ। कृष्णा ने कहा, ओके मैं आ जाऊंगी। अनाया ने कहा और वो रेडी होने चली गई। कृष्णा भी जल्दी से रेडी हुआ और उस रेस्टोरेंट पर पहुंच गया। उसने एक टेबल देखी और वहां बैठकर अनाया का वेट करने लगा। थोड़ी देर में अनाया भी वहां पहुंच गई। वो जैसे ही कृष्णा के पास आई, कृष्णा ने खुशी से उसे गोद में उठा लिया और झूमने लगा। अनाया 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 आज मैं बहुत खुश हूँ। कृष्णा ने कहा, हाँ हाँ बाबा वो तो मैं देख रही हूँ, मुझे नीचे तो उतारो। अनाया ने कहा। फिर कृष्णा ने उसे नीचे उतार दिया। वो कृष्णा को गौर से देखने लगी। कृष्णा ने उसे काफ़ी कुछ मार्शल आर्ट की जनरल नॉलेज बता दी थी। उसे कृष्णा में आज कुछ अलग बदलाव दिख रहे थे। उसने पूछा, क्या तुमने अपना लेवल क्रॉस कर लिया है? हाँ अनाया, अब मैं मार्शल आर्ट की दुनिया में मास्टर लेवल पर पहुंच गया हूँ। हर मार्शल आर्टिस्ट का ये सपना होता है अनाया, जो आज पूरा हो गया। कृष्णा ने कहा, वाह कृष्णा, ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं बहुत खुश हूँ। अनाया ने कहा और उसने कृष्णा को हग कर दिया। अनाया क्या तुम अभी मेरे साथ गुरुजी के आश्रम चलोगी? कृष्णा ने कहा, हाँ कृष्णा मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। अनाया ने कहा, आई लव यू अनाया। कृष्णा ने कहा, आई लव यू टू कृष्णा। अनाया ने कहा और उसने कृष्णा के गाल पर किस कर दिया। फिर कृष्णा अनाया को लेकर गुरुजी के आश्रम में चला गया। कुछ देर वहां रहने के बाद वो दोनों कॉलेज आ गए। दिशान और पलक उन्हें कॉलेज के बाहर ही मिल गए। दिशान ने कृष्णा को बहुत ध्यान से देखा। आज उसे कृष्णा के चेहरे पर कुछ अलग ही चमक दिख रही थी। उसने कहा, क्या बात है कृष्णा, आज तो तुम कुछ ज्यादा ही शाइन कर रहे हो। नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, कृष्णा ने कहा और स्माइल कर दिया। कृष्णा को अपना ऑरा कंट्रोल करना जानता था, इसलिए कोई भी एक्चुअल ऑरा ट्रेस नहीं कर पाता था। चलो वो छोड़ो, मुझे अभी अभी पता चला है कि इस बार देहरादून में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होने की संभावना है, इसलिए कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने छुट्टी अनाउंस कर दी है। दिशान ने कहा, क्या लेकिन हमारे फाइनल एग्जाम में तो अब कुछ ही मंथ बचे हैं ना, फिर छुट्टी के कारण पढ़ाई कैसे होगी? अनाया ने कहा, हाँ ये सिचुएशन भी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बताई गई थी, लेकिन उनका कहना है कि बर्फ गिरने के बीच पढ़ाई नहीं हो सकती और स्टूडेंट्स की सेफ्टी उनके लिए प्रायोरिटी है। दिशान ने कहा, चलो कोई बात नहीं, हम अपने लेवल पर ही पढ़ाई कर लेंगे। कृष्णा ने कहा। अनाया का फ़ोन बजने लगा और वो थोड़ी दूर जाकर बात करने लगी। वो बात करके वापस आई और कृष्णा के पास जाकर धीरे से बोली, कृष्णा मेरे भाई की शादी की डेट फिक्स हो गई है। शादी की डेट 20 दिन बाद है। ये तो खुशी की बात है अनाया, तुम्हें अलग से छुट्टी लेने की भी टेंशन नहीं रहेगी। कृष्णा ने कहा। कृष्णा तुम छुट्टी में क्या करोगे? दिशान ने इतनी देर में पलक के साथ पहले ही प्लानिंग कर ली थी। मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है, वैसे भी अनाया की फैमिली में फंक्शन है तो वो तो बिजी रहेगी। कृष्णा ने कहा, मैंने और पलक ने तो घूमने जाने का प्लान बनाया है। दिशान ने कहा, चलो ये भी बढ़िया है, तुम दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर लोगे। कृष्णा ने कहा। फिर वो सभी क्लास में चले जाते हैं। शाम को प्रिंसिपल ने छुट्टी के लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी। चलो फिर हम बहुत दिनों बाद मिलेंगे, इसलिए आज साथ में कॉफ़ी पी लेते हैं, कृष्णा ने कहा। ग्रेट, चलो फिर, दिशान ने खुश होते हुए कहा। दिशान को दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद था। थोड़ी ही देर में वो सभी पार्किंग में पहुंच गए। हम अपनी गाड़ियों से ही चलते हैं ताकि गाड़ी के लिए हमें वापस कॉलेज नहीं आना पड़ेगा। दिशान ने कृष्णा से कहा। कैसी गुजरेंगी कृष्णा और अनाया की छुट्टियां? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 54। मैं जल्दी वापस आऊंगी। कॉलेज में छुट्टियां अनाउंस हो जाती है। कृष्णा और बाकी सभी रेस्टोरेंट में जाने का प्लान बनाते हैं। कृष्णा और दिशान अपनी अपनी गाड़ी रखने का सोचते हैं। कृष्णा को भी ये सही लगा और वो दोनों अपनी गाड़ियों की तरफ चले गए। कृष्णा ने अनाया से कहा, आओ अनाया, और उसने अनाया के लिए अपनी कार का गेट खोल दिया। अनाया भी जल्दी से कार में बैठ गई। कृष्णा भी ड्राइवर सीट पर बैठ गया। दिशान और पलक भी दिशान की कार में बैठ गए। वो सभी वहां से रेस्टोरेंट के लिए निकल गए। रेस्टोरेंट में उन्होंने एक टेबल भी बुक कर ली थी। वो चारों रेस्टोरेंट में अपनी बुक की हुई टेबल पर जाकर बैठ गए। कृष्णा तुम्हें याद है हम फर्स्ट टाइम भी साथ में इसी रेस्टोरेंट में आए थे? दिशान ने खुश होते हुए कहा। दिशान की बात सुनकर कृष्णा स्माइल करने लगा। उसने अनाया की तरफ देखा, वो दोनों इस रेस्टोरेंट को कैसे भूल सकते थे? यही तो उनकी पहली मुलाकात हुई थी। अनाया भी उस दिन को याद करके स्माइल करने लगी। वो दिन वो पूरी लाइफ याद रखना चाहती थी। उन सभी ने अपनी काफ़ी ख़त्म की और वो चारों गार्डन में अलग अलग जगह पर टहलने चले गए। दिशान और पलक एक तरफ गार्डन में घूम रहे थे और कृष्णा और अनाया रेस्टोरेंट के दूसरी साइड वाले गार्डन में घूमने चले गए।
कुछ देर गार्डन में घूमने के बाद वो चारों वहां से निकलने के लिए बाहर आ गए। दिशान ने कृष्णा को हक किया और पलक के साथ निकल गया। कृष्णा और अनाया भी कार में बैठकर वहां से निकल गए। तुम कब जा रही हो अनाया? कृष्णा ने पूछा। कल सुबह गौरव भैया कल मुंबई से मसूरी वापस आने वाले हैं और उसके बाद वो सीधे देहरादून मुझे लेने आने वाले हैं, अनाया ने कहा। मतलब तुम केवल आज ही मेरे साथ हो, क्योंकि कल तो तुम चली जाओगी? कृष्णा ने थोड़ा मायूस होते हुए कहा। ओह कृष्णा, प्लीज तुम अपसेट मत हो, मैं छुट्टियों के बाद तो वापस आ ही रही हूं ना, अनाया ने कृष्णा को समझाते हुए कहा। ठीक है, लेकिन आज तुम पूरा दिन मेरे साथ ही रहोगी, कृष्णा ने कहा। ठीक है, अनाया ने कहा और उसने कृष्णा के गाल पर प्यार से किस कर दिया। वहीं देहरादून में मार्शल आर्ट अलायंस के ऑफिस में कुछ लोग बैठकर आने वाले मार्शल आर्ट कंपटीशन के बारे में बातें कर रहे थे। मुझे लगता है कि इस बार का कंपटीशन बहुत रोमांचक होने वाला है, अलायंस के सेक्रेटरी ने वहां बैठे बाकी दो लोगों से कहा। उनका नाम विनोद था। वहां बैठे बाकी दो लोग और कोई नहीं बल्कि प्रताप और बलवंत थे। वे सभी भारतीय मार्शल आर्ट अलायंस द्वारा ऑर्गेनाइज नेशनल कंपटीशन के बारे में बातें कर रहे थे। इस बार बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट ने स्टेज 2 में अलग अलग लेवल पर एंटर किया है, इसलिए इस बार कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले फाइटर अधिक संख्या में होंगे, ईगल अलायंस के चीफ बलवंत ने विनोद और प्रताप को बताया। उनकी बात सुनकर प्रताप किसी सोच में खो गया। वो अपने मन ही मन में सोच रहा था कि अगर कृष्णा यहाँ होता तो वो जरूर इस कंपटीशन का विनर होता। प्रताप कृष्णा की स्ट्रेंथ और स्किल्स के बारे में जानता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कृष्णा मार्शल आर्ट मास्टर बन गया है। इस कंपटीशन में 25 साल तक के मार्शल आर्टिस्ट भाग ले सकते थे और इस समय पूरे भारत में ऐसा कोई नहीं था जो 25 साल की उम्र में मार्शल आर्ट मास्टर बन गया हो। लेकिन कृष्णा ने तो ये लेवल 21 साल की उम्र में ही अचीव कर लिया था। ऐसा नहीं था कि प्रताप ने कृष्णा के बारे में पता करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसे कृष्णा के बारे में दिल्ली में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। वैसे भी कृष्णा को दिल्ली में कोई नहीं जानता था। प्रताप को भी यह उम्मीद नहीं थी कि कृष्णा देहरादून में हो सकता है। तुम क्या सोच रहे हो प्रताप? प्रताप को सोच में खोया देखकर बलवंत ने पूछा। नहीं कुछ नहीं चीफ, बस मैं कृष्णा के बारे में ही सोच रहा था, प्रताप ने कहा। उसने पहले ही उन दोनों को बता दिया था कि उसका एक जूनियर भी है, लेकिन वो कहाँ है ये कोई नहीं जानता। तुम यही सोच रहे हो ना कि अगर कृष्णा होता तो वो इस कंपटीशन में जरूर पार्ट लेता, विनोद ने कहा। हाँ मैं जानता हूं कि अगर कृष्णा इस कंपटीशन में पार्ट लेता तो वही कंपटीशन का विनर होता, प्रताप ने कहा। ये कहते हुए उसकी आंखों में कृष्णा के लिए प्राउड साफ दिखाई दे रहा था। हमने कोशिश तो बहुत की प्रताप, लेकिन हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, बलवंत ने कहा। उन्हें तो यही लग रहा था कि हो सकता है कृष्णा ने अपनी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस बंद कर दी हो, वरना उसके बारे में उन्हें कोई ना कोई जानकारी तो मिल ही जाती। तभी विनोद के ऑफिस के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। विनोद ने कहा अंदर आ जाओ। गेट खोलकर एक बहुत स्मार्ट सा लड़का अंदर आया। उसकी उम्र लगभग 22 साल होगी। देखने से वो भी फाइटर ही लग रहा था। उसने अंदर आते ही बलवंत, प्रताप और विनोद को ग्रिट किया। अरे आओ गौतम, बैठो, हम अभी कंपटीशन के बारे में ही बात कर रहे थे, बलवंत ने उस लड़के से कहा। उस लड़के का नाम गौतम था। गौतम भी ईगल अलायंस का मेंबर था। विनोद सर, मेरे दिमाग में कंपटीशन को लेकर कुछ प्लानिंग है, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं बताना चाहता हूँ, गौतम ने कहा। हाँ गौतम प्लीज बताओ, विनोद ने कहा। मैं सोच रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्शल आर्टिस्ट इस कंपटीशन में पार्ट ले। इसके लिए हमें सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल और लोकल अनाउंसमेंट के थ्रू कंपटीशन की मार्केटिंग करनी चाहिए, ताकि जो अंडरग्राउंड मार्शल आर्टिस्ट होंगे उन्हें भी कंपटीशन के बारे में पता चल सके। इसी तरह से हमें भी उनके बारे में पता चल जाएगा। क्या गौतम के बनाए प्लान से प्रताप को कृष्णा का पता चल पाएगा? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 55 शेरगिल फैमिली। शेरगिल फैमिली। प्रताप इतने सालों तक कृष्णा से ना मिलने के कारण परेशान होता है। अनाया कृष्णा से दूर अपने घर चली जाती है। गौतम सभी को एक आइडिया बताता है। गौतम तुम्हारा आइडिया तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इससे कोई फायदा होगा? बलवंत ने कहा। मुझे लगता है कि गौतम का आइडिया बहुत बढ़िया है। इससे कम से कम हमारी ऑडियंस तो बढ़ ही जाएगी, जिससे अलायंस को फायदा होगा, विनोद ने कहा। तुम क्या सोचते हो प्रताप इस बारे में? बलवंत ने प्रताप से पूछा। मुझे लगता है ये अच्छा रहेगा। हो सकता है कृष्णा की तरह बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट ऐसे हो जो अलायंस की पहुंच से दूर हो, तो अलायंस को उनके बारे में भी पता चल जाएगा, प्रताप ने कहा। तो फिर ठीक है, हम कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। बाकी लोकल अनाउंसमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी गौतम, विनोद ने कहा। जी विनोद सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं पूरे भारत के बड़े शहरों में अनाउंस करवा दूंगा, गौतम ने कहा।
अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश के न्यूज एजेंसी तक कंपटीशन की जानकारी पहुंच गई। मार्शल आर्ट देश की एक बहुत पावरफुल विंग थी, इसलिए कुछ ही दिनों में सारे न्यूज़ चैनलों और पेपरों में इस कंपटीशन की न्यूज फैल गई। सोशल मीडिया पर भी यह खबर आग की तरह फैल गई। कंपटीशन का वेन्यू देश के बीचों बीच मध्य प्रदेश के भोपाल में रखा गया था। भोपाल का मार्शल आर्ट से कोई लिंक नहीं था, इसीलिए अलायंस ने ये जगह चुनी थी ताकि कंपटीशन के कारण यहाँ के युवाओं में भी मार्शल आर्ट के लिए जुनून पैदा हो सके। वही कुछ देर घूमने मस्ती करने के बाद कृष्णा और अनाया हॉस्टल आ गए। अनाया, क्या तुम मुझे मिस करोगी? कृष्णा ने कहा। ये सुनकर अनाया उसके गले लग गई। उसने कहा, मुझे हर पल तुम्हारी याद आएगी। ये सुनकर कृष्णा ने अनाया के गाल पर एक किस कर दिया और कसकर गले लगा लिया। कृष्णा आखिरी तक अनाया को हॉस्टल में जाते हुए देखता रहा। उसके हॉस्टल में चले जाने के बाद कृष्णा भी कार में बैठकर होटल की तरफ चला गया। होटल में सुल्तान ने कृष्णा को मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन के बारे में बताया। कॉम्पिटिशन के बारे में सुनकर कृष्णा खुश हो गया। अनाया से दूर होने की मायूसी उसकी अब खत्म हो गई। मार्शल आर्ट कृष्णा की लाइफ था। उसने सोच लिया कि वो इस कंपटीशन में पार्ट जरूर लेगा। हो सकता है वहां उसे प्रताप भी मिल जाए। यही सोचकर उसने सुल्तान से कहकर भोपाल जाने की प्लानिंग करवा ली। सुल्तान ने उसे साथ चलने के लिए कहा, लेकिन कृष्णा ने उसे मना कर दिया। सुल्तान केवल कृष्णा की सेफ्टी के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, हालांकि वो जानता था कि कृष्णा अकेला ही किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। इसलिए उसने फिर ज्यादा कुछ नहीं कहा। कृष्णा ने किशोर से कहकर भोपाल में अपने रहने की व्यवस्था करने के लिए कह दिया। किशोर ने भी अच्छी तरह वेरिफिकेशन करने के बाद एक बहुत आलीशान होटल में कृष्णा का रूम बुक कर दिया। डिनर करने के बाद कृष्णा भी अपने घर के लिए निकल गया। कृष्णा कंपटीशन को लेकर बहुत एक्साइटेड था। कंपटीशन की खुशी ने उसके अनाया से दूर होने की उदासी को खत्म कर दिया था। उसने अपना पूरा माइंड कंपटीशन पर फोकस किया। वहीं अनाया भी कृष्णा से दूर जाने के कारण बहुत मायूस थी। उसने जल्दी से डिनर किया और सो गई। सुबह उसे भी मसूरी के लिए निकलना था। उसका भाई उसे लेने के लिए आने वाला था। अनाया मसूरी की पंजाबी फैमिली शेरगिल फैमिली के छोटे बेटे अर्नव शेरगिल की बेटी थी। अर्नव और उसके बड़े भाई वैभव शेरगिल में अच्छी बॉन्डिंग थी। शेरगिल फैमिली के हेड अर्नव के पिता पुरनलाल शेरगिल थे। वे ही शेरगिल कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन भी थे। अर्नव और वैभव दोनों शेरगिल कंस्ट्रक्शन की अलग अलग ब्रांच के हेड थे। शेरगिल फैमिली मसूरी की एलीट फैमिली में से थी। मसूरी में उनकी अच्छी रेप्यूटेशन थी। वैभव का बेटा गौरव शेरगिल अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शेरगिल कंस्ट्रक्शन में ही काम करता था। गौरव और अनाया अपने अपने पिता के इकलौते बच्चे थे, इसलिए फैमिली में उन दोनों की ही खास जगह थी। अनाया फैमिली की बेटी थी, इसलिए हर कोई उसे बहुत प्यार करता था। अनाया अपने दादाजी पुरनलाल जी की लाडली थी, इसीलिए उन्होंने गौरव के कहते ही उसे अनाया को लेने जाने के लिए भेज दिया था। गौरव भी अनाया को अपनी सगी बहन की तरह ही मानता था, क्योंकि अनाया उसकी इकलौती बहन थी, इसलिए वो भी उसे बहुत मानता था। गौरव अपनी हर छोटी छोटी बात अनाया के साथ शेयर करता था। अनाया ने ही अपने दादाजी को गौरव और उसकी मंगेतर चारू के रिश्ते के लिए मनाया था। चारू मध्य प्रदेश के भोपाल की सक्सेना फैमिली की बेटी थी। उसकी फैमिली भी भोपाल की एलीट फैमिली में से थी। सक्सेना फैमिली का ज्वेलरी का बिजनेस था। शेरगिल फैमिली और सक्सेना फैमिली में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। दोनों फैमिली एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करती थी। अनाया के चचेरे भाई गौरव की शादी में केवल 20 दिन बचे थे। शादी की सारी रस्में भोपाल में ही होनी थी, इसलिए शेरगिल फैमिली को ज़्यादा कुछ तैयारियां नहीं करनी थी। सारी फैमिली अनाया के आने का ही वेट कर रही थी। गौरव की मां मिताली और अनाया की मां रूपाली दोनों सगी बहनों की तरह रहती थी। जहां मिताली रूपाली को बहुत स्नेह देती थी, वहीं रूपाली भी मिताली को अपनी बड़ी बहन की तरह सम्मान देती थी। पुरनलाल जी की पत्नी सरस्वती देवी ने कुछ साल पहले ही अपनी दोनों बहुओं के हवाले घर सौंप दिया था, तभी से मिताली और रूपाली ने बहुत अच्छी तरह घर को संभाला था। तीनों सास बहुओं में बहुत अच्छा और प्यार भरा रिश्ता था। सरस्वती देवी कभी कभी अपनी बहुओं के लिए खुद मक्के की रोटी और साग बनाती थी और उन्हें बहुत प्यार से खिलाती थी। मिताली और रूपाली भी उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। क्या अब अनाया अपनी फैमिली को अपने और कृष्णा के रिलेशन के बारे में बता पाएगी? क्या प्रताप और कृष्णा आपस में मिल सकेंगे? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 56 पुराना दोस्त राकेश। पुराना दोस्त राकेश। कृष्णा को सुल्तान से कंपटीशन का पता चलता है। अनाया अपने भाई के साथ अपने घर जाने के लिए रेडी हो जाती है। कृष्णा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए भोपाल जाता है। अपनेपन और रिश्तों की मजबूती के मामले में शेरगिल फैमिली मसूरी में बहुत पॉपुलर थी। जहां एक तरफ एलीट फैमिली में रिश्तों को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी, वहीं शेरगिल फैमिली उनके लिए एक मिसाल थी। सुबह मसूरी पहुंचते ही थोड़ा सा नाश्ता करके गौरव देहरादून के लिए निकल गया। उसे भी अपनी बहन अनाया से मिले 2 महीने से ज़्यादा हो गए थे।
वो ज़्यादा एक्साइटेड इसीलिए भी था क्योंकि वो चाहता था कि अनाया ही उसके लिए शॉपिंग करें और उसके लिए फंक्शन की ड्रेसेस सिलेक्ट करे। सभी जानते थे कि अनाया का ड्रेसिंग सेंस बहुत कमाल का है। अनाया भी पहले से रेडी थी। गौरव थोड़ी ही देर में देहरादून अनाया के हॉस्टल पहुंच गया। अनाया भी अपने भाई को देखकर बहुत खुश हो गई। वैसे तो मसूरी देहरादून से ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन गौरव बिजनेस के काम से कुछ महीने के लिए बाहर गया था, इसलिए वो अनाया से इतने टाइम तक मिल नहीं पाया था। अनाया और गौरव ने एक दूसरे को हक किया और हॉस्टल के गार्ड ने जल्दी से अनाया का सामान गाड़ी में रख दिया। गौरव अनाया को लेकर तुरंत मसूरी के लिए निकल गया। गाड़ी में बैठते ही अनाया ने कृष्णा को मैसेज किया कि वो मसूरी के लिए निकल गई है और अपना फ़ोन रख दिया। वो अपने भाई के सामने इस वक्त कृष्णा से बात नहीं कर सकती थी। घर पहुंचते ही अनाया का बहुत प्यार के साथ सभी ने वेलकम किया। अनाया बहुत समय के बाद अपने घर आई थी। फैमिली के सभी लोग इस समय घर पर अनाया के वेलकम के लिए मौजूद थे। घर के सभी नौकर भी शेरगिल फैमिली से बहुत पुराने समय से जुड़े थे, इसलिए वो सभी भी अनाया के आने से बहुत खुश थे। अनाया ने सभी लोगों को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए ग्रीट किया। अनाया बहुत संस्कारी लड़की थी। वो बड़ों का सम्मान करना खूब जानती थी। वैसे तो अनाया सामान्य भाषा में ही बात करती थी, लेकिन उसकी फैमिली में पंजाबी शब्दों का बहुत प्रयोग होता था, इसीलिए वो भी घर में सभी की तरह पंजाबी मिक्स भाषा में ही बात करती थी। वैसे भी पंजाबी जब तक पंजाबी न बोले तब तक उन्हें मजा ही नहीं आता है। अनाया, पुत्र तू किन्नी दुबली होगी है, लगता है ठीक से खाना नहीं मिलता मेरी लाडो को। अनाया की दादी सरस्वती देवी ने उसे गले लगाते हुए कहा। ओए, हॉस्टल में कोई ठीक से खाना मिलता है क्या? पूरनलाल जी ने कहा। उन्होंने अनाया के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। घर के सभी लोगों ने एक एक करके अनाया से प्यार से उसके हाल चाल पूछे। अनाया ने भी सभी को बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया। ओ तुस्सी मेरी लाडो को बैठने भी नहीं दे रहे, ये थक गई होगी, ट्रैवल करके आई है, पूरनलाल जी ने कहा और अनाया को अपने पास काउच पर बैठा लिया। घर के नौकर फटाफट उसके लिए खाने पीने की चीज़ें ले आए। उन्होंने भी अनाया को प्यार से वेलकम किया। अनाया ने भी उन्हें हाथ जोड़कर ग्रीट किया। अनाया कभी भी किसी को छोटा नहीं मानती थी। उनके घर के नौकर भी उनके घर के मेंबर जैसे थे। अपने घर पहुंचकर अनाया भी घर की मस्ती में खो गई। कृष्णा भी अपने कंपटीशन के लिए भोपाल के लिए फ्लाइट से निकल गया। भोपाल पहुंचते ही उसने टैक्सी पकड़ी और सीधा अपने होटल के लिए निकल गया। अपने रूम में पहुंचकर कृष्णा ने अपना सामान कबर्ड में रखा और होटल देखने के लिए इधर उधर घूमने लगा। एयरपोर्ट से होटल तक आते समय कृष्णा ने देखा था कि जगह जगह पर कंपटीशन के बैनर लगे हुए थे। उसकी उम्मीद अब और बढ़ने लगी कि वो यहाँ प्रताप से जरूर मिलेगा। कंपटीशन के लिए रजिस्ट्रेशन कल होने वाले थे, इसलिए कृष्णा होटल के बाहर लेक व्यू देखने के लिए आ गया। शाम के समय कम रोशनी में ये व्यू बहुत रोमांटिक लग रहा था। कृष्णा को इस समय अनाया की याद आने लगी। उसने अपना फ़ोन देखा कि कहीं अनाया ने उसे मैसेज तो नहीं किया। आज वो निकलने के चक्कर में फ़ोन ही नहीं देख पाया था। अनाया का मैसेज देखकर कृष्णा खुश हो गया। उसने रिप्लाई किया, सॉरी अनाया, मैं सुबह किसी अर्जेंट काम से भोपाल आ गया हूँ, इसलिए फ़ोन नहीं चेक कर पाया। कृष्णा ने कुछ देर अनाया के रिप्लाई का वेट किया और फिर सोचा शायद वो अपनी फैमिली में बिजी होगी। कृष्णा खुद से बात कर ही रहा था कि उसके पास बलराज का फ़ोन आया। उसने जैसे ही फ़ोन उठाया, सामने से बलराज ने कहा, हाय कृष्णा, कैसे हो? मैं, सीमा और प्रेरणा तीनों लाउडस्पीकर पर बात कर रहे हैं। हेलो डैड, हेलो मॉम्स, मैं ठीक हूँ, आप सभी कैसे हैं? कृष्णा ने कहा। हम भी ठीक है, तीनों ने एक साथ कहा। कृष्णा, तुम ठीक से भोपाल पहुँच गए ना? तुम्हें वहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है बेटा? प्रेरणा ने कहा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये होटल भी बहुत अच्छा है। कृष्णा ने कहा। कृष्णा, भोपाल में मेरे पुराने एक बिजनेस फ्रेंड है, मैंने उन्हें तुम्हारे भोपाल आने के बारे में बता दिया है। वो तुमसे मिलने के लिए आएंगे। उनका नाम राकेश सक्सेना है। सीमा ने कहा। ठीक है मॉम, मैं उनसे मिल लूँगा। कृष्णा ने कहा। बेटा, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम तुरंत किशोर को बता देना, वो वहाँ के काफ़ी लोगों को जानता है। बलराज ने कहा। हाँ डैड, किशोर जी ने यहाँ बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स की है। कृष्णा ने कहा। कृष्णा, तुम ये कंपटीशन जीत कर आओ, फिर हम रायजादा मैंशन में एक पार्टी रखेंगे तुम्हारे लिए, प्रेरणा ने कहा। जी प्रेरणा मॉम, मैं ज़रूर ये कंपटीशन जीत कर आऊँगा। फिर उन तीनों ने कृष्णा को ढेर सारा प्यार दिया और फ़ोन रख दिया। कौन है राकेश सक्सेना? क्या कृष्णा ये कंपटीशन जीत पाएगा? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 57, सक्सेना फैमिली। सक्सेना फैमिली। अनाया अपने भाई गौरव के साथ घर पहुंच जाती है। कृष्णा भी कंपटीशन के लिए भोपाल के होटल में रुकता है। सीमा कृष्णा को अपने दोस्त के बारे में बताती है। बलराज का फ़ोन करते ही कृष्णा के पास एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। कृष्णा के फ़ोन उठाते ही सामने वाले व्यक्ति ने कहा, हेलो मिस्टर कृष्णा, मैं राकेश सक्सेना बात कर रहा हूँ।
क्या आप भोपाल पहुंच गए हैं? कृष्णा को अभी ही उसकी माँ ने उनका नाम बताया था, इसलिए उसे तुरंत याद आ गया। उसने कहा, हेलो राकेश अंकल, मैं थोड़ी देर पहले ही अपने होटल पहुंचा हूं। ओह ग्रेट बेटा, मैं चाहता हूं कि आप आज डिनर हमारे साथ करें, राकेश ने कहा। कृष्णा के मुंह से अंकल सुनकर उसे यकीन हो गया कि वो बिल्कुल अपनी की तरह दूसरों की रिस्पेक्ट करता है। नहीं अंकल, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, कृष्णा ने बहुत पोलाइट होते हुए कहा। वो किसी को भी अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहता था। अरे कैसी बात कर रहे हो बेटा, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी अगर तुम हमारे साथ डिनर करते हो तो, राकेश ने कहा। राकेश ये तो नहीं जानता था कि कृष्णा रायजादा फैमिली के इकलौता बेटा है, लेकिन राकेश सीमा की बहुत रिस्पेक्ट करता था। सीमा ने कई बार बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाने में उसकी हेल्प की थी, जिसकी वजह से उनके बिजनेस में बहुत प्रॉफिट होता था। सीमा को राकेश बहुत मानत था। ठीक है अंकल, आप इतना कह रहे हैं तो मैं डिनर आपके साथ ही करूंगा, कृष्णा ने कहा। ग्रेट, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भेज रहा हूं, वो तुम्हें सीधा मेरे पास ले आएंगे, राकेश ने कहा। जी अंकल ठीक है, कृष्णा ने कहा और फोन रख दिया। थोड़ी देर में राकेश का ड्राइवर कृष्णा को लेने के लिए उसके होटल पहुंच गया। उसने नीचे रिसेप्शन पर कृष्णा का नाम बताया तो होटल का स्टाफ उसे कृष्णा के रूम तक ले गया। कृष्णा जिस रूम में रुका था वो बाहर से आने वाले वीवीआईपी के लिए ही होता था। ये देखकर ड्राइवर समझ गया कि कृष्णा कोई बड़ा आदमी है। होटल के स्टाफ ने रूम के नंबर पर कॉल किया तो कृष्णा ने कॉल रिसीव किया। स्टाफ ने उससे पूछा कि सर, मिस्टर सक्सेना के यहाँ से उनके ड्राइवर आपसे मिलना चाहते हैं, वो वेटिंग एरिया में है। ठीक है, आप उन्हें बैठने के लिए कहिए, मैं आता हूँ, कृष्णा ने कहा। कृष्णा ने अनाया की पसंद की हुई एक ड्रेस पहन ली और वो रेडी हो गया। ब्लैक जीन्स और शर्ट के ऊपर ब्लेजर में वो सच में बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी मस्क्यूलर बॉडी के कारण वो ड्रेस उस पर और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। कृष्णा किसी तरह का कोई कॉस्मेटिक यूज़ नहीं करता था, इसीलिए उसकी नेचुरल ब्यूटी और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। वो रूम से बाहर निकलकर वेटिंग एरिया में आ गया। ड्राइवर ने जैसे ही उसे देखा उसका सिर ऑटोमेटिक ही कृष्णा के सामने झुक गया। उसने कृष्णा को ग्रिट किया और उसे अपने साथ चलने के लिए रिक्वेस्ट किया। कृष्णा ने भी उसकी तरफ स्माइल किया और उसके साथ निकल गया। कृष्णा ने उसे किसी अच्छे से मार्केट में गाड़ी ले जाने को कहा। वो सक्सेना फैमिली में पहली बार जा रहा था, इसलिए वो खाली हाथ नहीं जा सकता था। मार्केट में से कृष्णा ने एक बहुत ही शानदार बुके तैयार करवाया और सक्सेना हाउस के लिए निकल गया। राकेश भी कृष्णा को रिसीव करने के लिए गेट पर ही खड़े थे। जैसे ही कृष्णा कार से उतरकर घर के अंदर गेट तक आया, राकेश ने हाथ मिलाकर उसका वेलकम किया। कृष्णा ने भी उनसे हाथ मिलाया और उन्हें बुके दिया। राकेश के साथ उनकी पत्नी कामिनी भी थी। कृष्णा ने उन्हें भी हाथ जोड़कर नमस्कार किया। राकेश और कामिनी दोनों कृष्णा की पर्सनैलिटी से बहुत अट्रैक्ट थे। उन्होंने कृष्णा को अपने घर में सभी से इंट्रोड्यूस करवाया। सक्सेना फैमिली भी एक वेल मेंटेन फैमिली थी। राकेश के अलावा उनके घर में राकेश के पिता सत्यनारायण जी और उनकी पत्नी मालती देवी थे। राकेश का छोटा भाई प्रकाश था जो राकेश के साथ ही बिजनेस में उसकी हेल्प करता था। राकेश और कामिनी की एक बेटी चारू और छोटा बेटा संकल्प था। प्रकाश का एक बेटा था। परिवार के सभी सदस्य कृष्णा के वेलकम के लिए घर पर ही थे। राकेश ने उन्हें बताया था कि कृष्णा उनकी बहुत क्लोज फ्रेंड का बेटा है। राकेश के पिता सत्यनारायण जी और प्रकाश भी सीमा के बारे में जानते थे, क्योंकि उसकी कुछ बिजनेस स्ट्रैटेजी के कारण ही आज उनका बिजनेस इतना ग्रोथ कर पाया था। राकेश के पिता सत्यनारायण जी ने कृष्णा को ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी पारखी नज़र ने पहचान लिया था कि कृष्णा एक फाइटर है, क्योंकि कृष्णा का ऑरा ही ऐसा था। कृष्णा की मस्क्यूलर बॉडी सत्यनारायण जी की नज़रों से छिपी नहीं थी। उन्होंने भी अपने जवानी के दिनों में अखाड़े में प्रैक्टिस की थी, इसलिए वो एक फाइटर की बॉडी को अच्छे से जानते थे। कृष्णा बेटा, तुम्हारी माँ सीमा जी कैसी है? सत्यनारायण जी ने कहा। जी वो भी ठीक है, कृष्णा ने स्माइल करते हुए कहा। कृष्णा, ये हमारी बड़ी बेटी चारू है, ये चारू का छोटा भाई संकल्प है, ये हमारे घर का सबसे छोटा मेंबर प्रकाश का बेटा आकाश है। सत्यनारायण जी ने अपने सभी बच्चों को कृष्णा से इंट्रोड्यूस करवाया। उन सभी ने भी कृष्णा को ग्रिट किया। कृष्णा ने भी उनकी तरफ स्माइल करते हुए देखा। चलिए हम पहले डिनर कर लेते हैं, उसके बाद आराम से बैठकर बात करेंगे, सत्यनारायण जी ने कहा। कृष्णा को भी भूख लग रही थी, इसलिए उसने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। सभी ने साथ में बैठकर अच्छे से खाना खाया। सक्सेना फैमिली के सभी लोग कृष्णा से बहुत इम्प्रेस थे। कृष्णा का नेचर उन्हें बहुत पसंद आ रहा था। कृष्णा भी सभी से बहुत फ्रैंकली बात कर रहा था। डिनर करने के बाद सभी वापस हॉल में आकर बैठ गए। कृष्णा, तुम भोपाल किसी काम से आए हो? राकेश ने पूछा। क्या कृष्णा सक्सेना फैमिली को सच बता देगा? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 58 कृष्णा भैया अब है भोपाल पहुंचता है तो उसके पास राकेश सक्सेना का फोन आता है।
राकेश कृष्णा को लेने के लिए अपनी गाड़ी भेजते हैं। कृष्णा पूरी सक्सेना फैमिली के साथ इंट्रोडक्शन करता है। राकेश कृष्णा से भोपाल आने का कारण पूछते हैं। जी अंकल, वो एक्चुअली यहाँ मुझे एक कंपटीशन में पार्ट लेना है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। कृष्णा जानता था कि मार्शल आर्ट कंपटीशन भोपाल में ही है, इसलिए सक्सेना फैमिली से उसे छुपाकर कोई फायदा नहीं है। उन्हें कुछ दिन में ये पता चल ही जाएगा कि कृष्णा एक मार्शल आर्टिस्ट है। इससे उसी का इंप्रेशन खराब होगा, इसीलिए उसने सच बताना ही ठीक समझा। कहीं तुम मार्शल आर्ट कंपटीशन की बात तो नहीं कर रहे कृष्णा? प्रकाश ने कहा। भोपाल में कंपटीशन की जिस प्रकार से एडवर्टाइजिंग की गई थी, भोपाल में सभी को इस कंपटीशन की जानकारी थी। जी आप सही समझे, मैं उसी कंपटीशन की बात कर रहा था, कृष्णा ने कहा। अच्छा, तो तुम मार्शल आर्ट जानते हो? सत्यनारायण जी ने कहा। उन्हें पहले ही लग रहा था। क्या आप सच में मार्शल आर्ट जानते हैं? आकाश ने क्यूरियस होते हुए पूछा। वो अभी केवल 8 साल का था। कृष्णा ने भी बहुत प्यार से उसके गाल पर पंच करते हुए कहा, हाँ मैं मार्शल आर्ट जानता हूँ। क्या मुझे मार्शल आर्ट सिखा सकते हैं? आकाश ने कहा। कृष्णा ने स्माइल करते हुए उसे देखा। उसकी क्यूट सी बातें कृष्णा को बहुत अच्छी लग रही थी। कृष्णा ने कहा, क्या तुम सच में मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो? हाँ, मुझे टीवी में भी फाइट देखने में बहुत मजा आता है, आकाश ने खुश होते हुए कहा। तुम्हें पता है मार्शल आर्ट सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कृष्णा ने कहा। हाँ, मैंने देखा है, जो फाइट करते हैं वो बहुत सारे बनाना खाते हैं और बहुत सारा धुंध पीते हैं, आकाश ने अपनी प्यारी सी आवाज में कहा। उसकी यह बात सुनकर कृष्णा के साथ वहां सभी हंसने लगे। आकाश, अभी कृष्णा भैया कंपटीशन में जीत जाए उसके बाद वो तुम्हें भी मार्शल आर्ट सिखा देंगे, प्रकाश ने अपने बेटे आकाश से कहा। प्रॉमिस, आप मुझे सिखाएंगे? आकाश ने कृष्णा की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बहुत मासूमियत से कहा। पक्का प्रॉमिस, कृष्णा ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा। कृष्णा तो खुद भी चाहता था कि आज के बच्चे कम से कम बेसिक मार्शल आर्ट तो सीखना ही चाहिए। ये अब मैं भी फाइट करूंगा, आकाश खुश होकर उछलने लगा। वो फाइट करने की एक्टिंग करता हुआ पूरे घर में घूमने लगा। ये देखकर सभी हंसने लगे। सच में कृष्णा, तुमसे मिलकर ऐसा लगता ही नहीं कि तुम कोई अजनबी हो, तुम तो हमारे फैमिली मेंबर जैसे हो, कामिनी जी ने कृष्णा से कहा। कृष्णा ऐसा खुशमिजाज नेचर उन्हें बहुत पसंद आया। अरे कृष्णा सीमा जी का बेटा है, तो उस हिसाब से वो हमारे लिए अजनबी कैसे हो सकता है, सत्यनारायण जी ने कहा। उनकी बात सुनकर कृष्णा को समझ आ गया था कि उसकी माँ की इन सभी की नज़रों में बहुत रिस्पेक्ट है। उसने भी स्माइल किया। कृष्णा बेटा, कुछ दिनों बाद चारू की शादी है, हम चाहते हैं कि तुम एक फैमिली मेंबर की तरह शादी के सारे फंक्शन में हमारे साथ शामिल हो, राकेश ने कहा। अरे इसमें कहने की क्या बात है, कृष्णा हमारे साथ रहेगा तो हमें लगेगा कि सीमा जी हमारे साथ है, सत्यनारायण जी ने कहा। उन दोनों की बात सुनकर कृष्णा कुछ सोचने लगा। उसे ऐसा सोचते देखकर राकेश ने फिर से कहा, प्लीज बेटा, मना मत करना, हम सभी को बहुत खुशी होगी अगर तुम आओगे तो। इतने प्यार से उनके दिए इनविटेशन को कृष्णा भी मना करके उनका अनादर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने भी हाँ कर दी। कृष्णा की हाँ सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो गए। उन्हें खुश देखकर कृष्णा को भी अच्छा लग रहा था। उसे किसी अनजान शहर में घर जैसी फैमिली मिल गई थी, उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है तो दादाजी, मैं अब निकलता हूँ, कल मुझे कंपटीशन के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के लिए भी जाना है। कृष्णा ने सत्यनारायण जी से जाने की परमिशन ली। ठीक है, हम तो चाहते हैं कि तुम हमारे साथ ही रहो, लेकिन शादी के कामों के बीच हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन इसे अपना ही घर समझकर आते रहना, सत्यनारायण जी ने कहा। मैं तुम्हें होटल तक छोड़ देता हूँ, राकेश ने कहा। नहीं अंकल, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा, कृष्णा ने कहा। अरे इसमें परेशानी किस बात की, भैया आप रहने दीजिए, मैं कृष्णा को छोड़ देता हूँ, प्रकाश ने कहा। कृष्णा इतना कहने पर उन्हें मना नहीं कर पाया, उसने भी स्माइल करके हाँ में सिर हिला दिया। सभी ने कृष्णा को गेट तक छोड़ा। आकाश भी स्पेशली कृष्णा को छोड़ने के लिए आया। उसने जाते जाते कृष्णा से कहा, कृष्णा भैया आप बहुत अच्छे हैं, कंपटीशन में आप ही जीतोगे। उसकी बात सुनकर कृष्णा का दिल भी खुश हो गया। उसने उसके सिर पर प्यार से हाथ घुमाया और कहा, अब तुमने कहा है तो फिर तो मैं जरूर जीतूंगा। उसे इतना कहकर कृष्णा वहां से प्रकाश के साथ निकल गया। उसे सच में आज बहुत अच्छा लग रहा था। सक्सेना फैमिली में उसे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि वो कहीं अनजान फैमिली में गया था। होटल पहुंचकर कृष्णा थोड़ा बहुत टहलने के बाद मेडिटेट करने के बाद सो गया। उसने देखा था कि अनाया का कोई मैसेज नहीं आया था। रजिस्ट्रेशन के लिए सुबह जल्दी का टाइम रखा गया था, इसलिए कृष्णा भी जल्दी से रेडी होकर कंपटीशन वेन्यू पर पहुंच गया। उसने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा किया और आसपास देखा कि कहीं उसे प्रताप नजर आ जाए।
कंपटीशन का शेड्यूल इस तरह से बनाया गया था कि सारे मैच 15 दिनों में निपट जाते। क्योंकि ये कंपटीशन नेशनल लेवल पर था इसलिए यहाँ बहुत से सख्त नियम बनाए गए थे। रजिस्ट्रेशन के साथ ही सभी को नियम का पेम्पलेट भी दिया जा रहा था। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के बाद अलायंस के स्टाफ ने एक बड़ी सी स्क्रीन पर एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स की फाइट का शेड्यूल अनाउंस कर दिया। क्या कृष्णा भोपाल में प्रताप से मिल पाएगा? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 59 कृष्णा का रिश्ता। कृष्णा का रिश्ता। कृष्णा सक्सेना फैमिली के घर जाता है। कृष्णा से पूरी फैमिली बहुत प्रभावित होती है। कृष्णा को भी सक्सेना फैमिली से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। कृष्णा कंपटीशन वेन्यू पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लेता है। कृष्णा की फाइट 3 घंटे के बाद थी। क्योंकि पूरे देश से बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आए थे इसलिए फाइट लगातार 24 घंटे ही चलने वाली थी। हर 8 घंटे के लिए अलायंस ने अलग अलग स्टाफ की ड्यूटी लगाई थी। हर फाइटर की 24 घंटे में केवल एक ही फाइट थी इसलिए किसी भी फाइटर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। थोड़ी ही देर में कृष्णा की फाइट का भी टाइम हो गया। कृष्णा अपना सूट पहनकर रेडी होकर स्टेज पर आ गया। मार्शल आर्ट अलायंस से यहाँ कुछ स्टेट के चीफ आए हुए थे। ईगल अलायंस से गौतम भी कंपटीशन की निगरानी के लिए यहाँ था। गौतम और कृष्णा एक दूसरे को नहीं जानते थे। वैसे तो कृष्णा के सामने यहाँ पार्ट लेने वाले सारे पार्टिसिपेंट्स बहुत कमज़ोर ही थे, लेकिन कृष्णा को अपनी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने के लिए यह अच्छा मौका था। कृष्णा अपने सभी ओपोनेंट से बहुत अच्छी तरह से फाइट कर रहा था। कृष्णा से फाइट करके उसके ओपोनेंट को भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। अभी तक इस कंपटीशन में कृष्णा ने अपनी 30% ही स्ट्रेंथ का यूज़ किया था। 10 दिन में कृष्णा की 10 फाइट हो चुकी थी। सारी फाइट जीत लेने के कारण कृष्णा क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई हो चुका था। कृष्णा इस कंपटीशन का पहला फाइटर था जिसने अपनी सभी फाइट जीती थी और वो फर्स्ट क्वालिफायर भी था। कृष्णा की तस्वीर भोपाल के लोकल न्यूज़पेपर में भी छपी थी। गौतम भी कृष्णा से काफ़ी इम्प्रेस था। विनोद, प्रताप और बलवंत कंपटीशन के सेमीफाइनल मुकाबले में आने वाले थे। अनाया ने भी सोशल मीडिया पर कृष्णा की फ़ोटो देखी थी। वो बहुत खुश थी कि कृष्णा इतना पॉपुलर हो गया है। अनाया शादी की तैयारियों में व्यस्त थी इसलिए उसकी और कृष्णा की बात नहीं हो पा रही थी। वैसे भी वो घर में कृष्णा से बात नहीं कर सकती थी। वो तो बस कभी कभी चुपके से उसे मैसेज भेज देती थी। कृष्णा भी यह बात समझता था इसलिए वो भी अनाया को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता था। सक्सेना हाउस में प्रकाश का बेटा आकाश अपने हाथ में एक न्यूज़पेपर लेकर पूरे घर में भाग रहा था। वो खुशी में जोर जोर से यही कह रहा था कि कृष्णा भैया की फ़ोटो आई है। उसकी बात सुनकर सत्यनारायण जी ने उससे न्यूज़पेपर लेकर अपना चश्मा लगाकर देखा। भोपाल के एक न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर कृष्णा की फ़ोटो छपी थी। उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मार्शल आर्ट कंपटीशन का अजय योद्धा। सत्यनारायण जी ने नाश्ते के समय अपने घर के सभी सदस्यों को पेपर में कृष्णा की फ़ोटो दिखाते हुए कहा, कृष्णा तो सच में कमाल का मार्शल आर्टिस्ट है। उसने अभी तक की सारी फाइट जीती है। देखना इस कंपटीशन में कृष्णा ही जीतेगा। हाँ पापा, आप ठीक कह रहे हैं। कृष्णा कंपटीशन जीतना डिजर्व करता है। वो एक अच्छा फाइटर होने के साथ ही अच्छा इंसान भी है। राकेश ने कहा, मेरे मन में एक विचार आ रहा है। मालती देवी ने राकेश और सत्यनारायण जी से कहा। क्या बात है मम्मी? राकेश ने क्यूरियस होते हुए पूछा। मालती देवी ने कहा, कृष्णा लड़का तो खरा सोना है। दिखने में भी हीरो लगता है। इतना बड़ा फाइटर भी है। फिर सीमा जी को तो हम अच्छे से जानते ही है। मम्मी जी, आप किस बारे में बात कर रही है? इस बार यह बात कामिनी ने कही थी। मालती देवी की बात सुनकर सभी के मन में क्यूरियोसिटी होने लगी। अपनी चारू की नंद अनाया, उसकी और कृष्णा की जोड़ी बिल्कुल राम सीता की तरह लगेगी। मालती देवी ने खुश होते हुए कहा। उनकी बात सुनकर सभी हैरानी के साथ उन्हें देखने लगे। वैसे भी घर में सभी जानते थे कि मालती देवी रिश्ते जोड़ने में बहुत एक्सपर्ट है। उन्होंने कई परिवारों के रिश्ते मिलवाए हैं। मालती, तुम बात तो एकदम सही कह रही हो। पूरनलाल जी को अनाया के लिए कृष्णा से अच्छा लड़का मिलना मुश्किल है। सत्यनारायण जी ने कहा। राकेश, तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? पापा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कृष्णा एक सर्वगुण संपन्न लड़का है। उसमें काबिलियत के साथ साथ अच्छे संस्कार भी है। लेकिन चारू अनाया को हमसे ज़्यादा जानती है। क्यों चारू, तुम्हें क्या लगता है, क्या अनाया और कृष्णा की जोड़ी सही रहेगी? राकेश ने कहा। पापा, वैसे तो कृष्णा जी हर एंगल से परफेक्ट है। उनका नेचर भी बहुत फ्रैंकली है। अनाया का नेचर भी बिल्कुल कृष्णा जी की तरह ही है। अगर आपको लगता है तो बात करके देखने में कोई दिक्कत नहीं है। चारू ने कहा। वो भी जब कृष्णा से पहली बार मिली थी तो उसे कृष्णा बिल्कुल अनाया की तरह लगा था। लेकिन क्योंकि अभी तक शेरगिल फैमिली की बहू नहीं बनी थी इसलिए उसे ऐसा करना सही नहीं लगा। ठीक है, तो मैं आज ही पूरनलाल जी से इस बारे में बात करता हूँ। मुझे विश्वास है कि उन्हें कृष्णा बहुत पसंद आएगा। सत्यनारायण जी ने कहा।
नाश्ते के बाद सत्यनारायण जी ने अपने समधी पूरनलाल जी को फ़ोन किया और उन्हें कृष्णा के बारे में बताया। पूरनलाल जी भी सत्यनारायण जी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, इसीलिए उन्हें भी कृष्णा के बारे सुनकर बहुत अच्छा लगा। पूरनलाल जी, काबिलियत में आपने कृष्णा के बारे में जान ही लिया। रही बात उसके परिवार की, तो आप ऐसा समझिए कि कृष्णा सक्सेना फैमिली के बेटे की तरह ही है, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। सत्यनारायण जी ने कहा, अब आपने जब इतनी बड़ी बात बोल दी तो मुझे आगे कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। मैं एक बार कृष्णा से जरूर मिलना चाहूँगा। पूरनलाल जी ने कहा, अरे बिल्कुल बिल्कुल, कृष्णा को मैंने चारू और गौरव की शादी तक रोक लिया है। आप 2 दिन बाद भोपाल आ ही रहे हैं, मैं आपको कृष्णा से यहीं मिलवा दूंगा। सत्यनारायण जी ने कहा, क्या होगा जब कृष्णा को पता चलेगा कि उसके रिश्ते के लिए बात चल रही है? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 60, कृष्णा मिल गया। कृष्णा मिल गया। कृष्णा अपनी बहुत कम स्ट्रेंथ से भी अपनी फाइट कंटिन्यू जीतता जाता है। सक्सेना फैमिली में कृष्णा के रिश्ते की बात होने लगती है। जी ठीक है, मैं इस बारे में अर्नव से भी बात कर लूँगा। पूरनलाल जी ने कहा और फ़ोन रख दिया। उन्होंने अर्नव को अपने केबिन में बुलाया। पुत्र अर्नव, अभी अभी सत्यनारायण जी दा फ़ोन आया था। वो कहंदे सी कि उन्होंने हमारी अनाया के लिए एक मुंडा देखा है। ओंदी बात सुन के तो मैनू भी मुंडा तो चंगा लगदा है। पापा जी तुसी तो जानदे हो, तोड़े फैसले विच मैं कदी नहीं बोलांगा। यदि तेनू लड़का चंगा लगदा सी तो हम सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होवेंगी। अर्नव ने कहा, पुत्र अगर मुंडा अनाया को पसंद आवेगा तो ही अस्सी आगे बात बढ़ावांगे। पूरनलाल जी ने कहा, जी पापा जी, अर्नव ने कहा और वहां से चला गया। शेरगिल फैमिली का हर इंसान पूरनलाल जी के फैसले को फाइनल मानता था। कृष्णा ने कंपटीशन के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अपने ओपोनेंट को हराकर सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया था। कृष्णा के मूव्स देखकर गौतम ये समझ चुका था कि कृष्णा ने अभी तक अपनी आधी शक्ति भी यूज नहीं की है। वो कृष्णा को जज नहीं कर पा रहा था। उसे यकीन हो गया था कि कृष्णा उसकी सोच से बहुत आगे है। पूरे भोपाल के साथ साथ अब तक पूरे मार्शल आर्ट वर्ल्ड में ये खबर आग की तरह फैल गई कि किसी फाइटर ने बहुत आसानी से अपने ओपोनेंट को हराते हुए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। विनोद को जब ये बात पता चली तो वो तुरंत समझ गया कि ये फाइटर कृष्णा ही हो सकता है, क्योंकि लेवल के हिसाब से प्रताप ने कृष्णा की स्ट्रेंथ के बारे में जो बताया था उससे तो यही लगता ही कि ये फाइटर कृष्णा ही हो सकता है। विनोद ने मन ही मन कहा, प्रताप मुझे लगता है हमें कृष्णा मिल गया है। विनोद ने तुरंत प्रताप को फ़ोन लगाया और उसे बताया कि हम आज ही भोपाल जा रहे हैं। लेकिन अचानक क्या बात है विनोद? प्रताप ने पूछा। मुझे लगता है तुम्हारी खोज अब पूरी हो गई है। विनोद ने कहा, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। प्रताप ने कहा, मैं तुम्हें यही समझाने के लिए तो भोपाल ले जा रहा हूँ। विनोद ने कहा, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। प्रताप ने कहा और तुरंत विनोद के ऑफिस के लिए निकल गया। जब प्रताप को ये पता चलेगा तो वो तो खुशी से नाचने लगेगा। विनोद ये बात खुद से कर ही रहा था कि प्रताप तेजी से उसके ऑफिस में आया। अब मुझे बताओ विनोद, तुम क्या कहना चाहते हो? प्रताप ने कहा, भोपाल में एक फाइटर ने अपनी सारी फाइट जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। विनोद ने कहा, तो इसमें क्या बड़ी बात है, कंपटीशन में कोई तो जीतता ही है। प्रताप ने कहा, जब मैंने गौतम से उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि उस फाइटर ने अभी तक अपनी आधी स्ट्रेंथ भी यूज नहीं की है। वो अपने ओपोनेंट को ऐसे हरा रहा है जैसे वो केवल मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहा हो। क्या कोई भी नॉर्मल फाइटर ऐसा कर सकता है? विनोद ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि वो फाइटर कोई और नहीं कृष्णा है? प्रताप ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि कृष्णा के अलावा ऐसा कोई और कर सकता है? विनोद ने कहा। कृष्णा का नाम सुनकर प्रताप तो जैसे खुशी के सागर में डूब गया। उसने विनोद से कहा, हम अभी भोपाल के लिए निकल रहे हैं। प्रताप को कृष्णा को देखे लगभग 4 साल से ज्यादा हो गए थे। वो अब 1 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकता था। हाँ, मैंने टिकट करवा दी है, चीफ बलवंत भी हमें एयरपोर्ट पर ही मिलेंगे। इतना कहकर प्रताप और विनोद दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए। बलवंत पहले से उनका वहां इंतजार कर रहे थे। वो तीनों फ्लाइट में बैठकर भोपाल पहुंच गए। भोपाल पहुंचकर वो तीनों तुरंत कंपटीशन वेन्यू पर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही अलग अलग स्टेट से आए मार्शल आर्ट अलायंस के प्रमुखों ने उन तीनों का वेलकम किया। गौतम उन तीनों को ऑफिस में ले गया और उन्हें कृष्णा की फाइट के वीडियो दिखाए। कृष्णा को देखकर ही प्रताप ने उसे तुरंत पहचान लिया। वो खुशी से बोला, ये कृष्णा ही है। फाइनली हमें कृष्णा मिल ही गया। वो इस वक्त कहाँ है? मुझे उससे अभी मिलना है। प्रताप सर, कृष्णा की आज कोई फाइट नहीं है, इसलिए वो कल फर्स्ट सेमीफाइनल मुकाबले में ही आएगा। हमारे पास उसका कोई कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं है। गौतम ने कहा। प्रताप बस अब रात गुजरने का ही इंतजार कर रहा था। सुबह होते ही वो जल्दी से रेडी होकर होटल के लॉन्ज में आ गया। विनोद और बलवंत भी आ गए और वो तीनों स्टेडियम के लिए निकल गए।
कृष्णा ने भी आज सुबह ही अनाया को बता दिया था कि आज उसका सेमीफाइनल मैच है। अनाया ने उस विश भी किया था। घर की व्यस्तता के बीच अब तक अनाया को यह ध्यान नहीं था कि उसने कृष्णा को यह नहीं बताया था कि उसके भाई की शादी भोपाल में ही है। पहला मुकाबला कृष्णा का ही था, इसलिए वो स्टेज पर जा चुका था। कृष्णा अब ऑडियंस के अट्रैक्शन का पॉइंट बन चुका था। हर कोई उसे चीयर कर रहा था। कृष्णा भी सभी को बहुत पोलाइट होकर ग्रिट कर रहा था। विनोद, प्रताप और बलवंत तीनों जैसे ही स्टेडियम में एंटर हुए, कृष्णा को देखकर प्रताप का चेहरा खुश हो गया। क्योंकि कृष्णा स्टेज पर जा चुका था इसलिए उन्होंने उसे आवाज़ नहीं लगाई और वो तीनों अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। कुछ ही देर में कृष्णा की फाइट स्टार्ट हो गई। विनोद, प्रताप और बलवंत कृष्णा के मूव्स बहुत ध्यान से देख रहे थे। मार्शल आर्ट एक्सपर्ट, अचानक बलवंत ने कहा। बलवंत उन दोनों से बहुत सीनियर और अनुभवी थे। उन्होंने कृष्णा के मूव्स से ही पहचान लिया कि ये मूव्स किसी मार्शल आर्ट एक्सपर्ट के ही हो सकते हैं। उन्होंने प्रताप की ओर देखा और कहा, कृष्णा मार्शल आर्ट मास्टर रियल में है। क्या होगा जब इतने सालों के बाद कृष्णा और प्रताप एक दूसरे से मिलेंगे? सुनिए अगले एपिसोड में। स्टोरी में आगे जानने के लिए और ऐसे ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के इसका अगला एपिसोड सुनने के लिए वीडियो को लाइक और पीके नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूले।